this has become a fad, meditation. Yeah. You know, meditation is a fad कि अच्छा तुम you're feeling bad, थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है, एक काम करो, एक मेडिटेशन की ऐप डाउनलोड कर लो. एंड आई थिंक लोगों को लगता है कि वो आपने मेडिटेट कर लिया विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि द वर्क अल्टीमेटली नीड्स टू हैपन विद इन यू. एंड बोलने से शायद नहीं होता, बट इंटेंशन, एक्शन एंड वर्क इज रिक्वायर्ड टू मेक श्योर कि जो आप कर रहे हैं इट्स एक्चुअली हैपनिंग एंड दैट्स द लाइफ दैट यू वांट टू लीड. तो माइंड इज एवरीथिंग. माइंड इज द ग्रेटेस्ट हीलर. माइंड इज द बिगेस्ट डिजीज क्रिएटर. कोई बच्चे, बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं, तो क्या उनके पास पास्ट है? क्या उनके पास फ्यूचर है? कुछ भी नहीं है ना. तो दे आर इनटू मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन मीन्स टू बी इन प्रेजेंट. आपको 1% भी फर्क नहीं पड़ता, आप हजारों को रोज रेकी दे सकते हो, जैसे हमारे सेंटर पे हम दे रहे हैं आज. तो वी आर नॉट इन बिटवीन. इसलिए रेकी में ठीक होना एक डेफिनेट लॉ है. मैं यूँ बोलता हूँ, डेफिनेट लॉ, अगर कोई रेकी का सही उपयोग कर रहा है तो. Can you use this Reiki energy for yourself? कि मैं थकी हुई हूँ, मेरा I am down. Can that also be used? या ये केवल you can only be a conduit for other people and for other reasons? Hi, I'm Divya Jain. I'm a social entrepreneur who's been working in the field of skilling for the past 14 years. I'm also the founder of a non-profit movement, Because She Can, that looks at empowering women. Today, we have an incredible guest with us. He is Dr. N.K. Sharma, an internationally renowned Reiki Grandmaster. आज की कॉन्वर्सेशन में हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें कवर की हैं. हमने बात की है रेकी की. वीव टॉक्ड अबाउट एनर्जी कहाँ से आती है, कैसे हम यूनिवर्सल एनर्जी को रेकी के थ्रू ट्रांसमिट कर सकते हैं to the desired subject, person or cause that's causing pain. We've talked about past life regression और उसका क्या इम्पैक्ट होता है लोगों की लाइफ पे और कैसे इम्प्रूव कर सकता है आपकी लाइफ को. We've talked about healthy eating habits, क्या खाना चाहिए आपको, कैसे हम बिना सोचे अपनी बॉडीज़ में को फीड कर रहे हैं या ओवर यूज़ कर रहे हैं, कैसे हम रुक के अपनी बॉडी की बात सुन सकते हैं. We've also talked about parenting, किस टाइप की पेरेंटिंग का क्या इफ़ेक्ट होता है बच्चों पे, whether that's being disciplined or whether that's doing it with love. But eventually we've talked about a healthy way of living. We've talked about practices that can genuinely help you lead a happy, healthier life. नमस्ते एनके जी. इट इज़ रियली माई ऑनर एंड प्लेजर कि आप यहाँ पे हमारे पॉडकास्ट में आए और मेरे को एक प्रिविलेज मिल रही है आपसे मिलने की, आपसे बातें करने की, आपके एक्सपीरियंसेस के अंदर जाने की और उसमें से लर्निंग्स लेने की अपने लिए और अपने सारे लिसनर्स के लिए. मुझे भी बड़ी खुशी है आपके साथ ज्वाइन करके. लवली. एनके जी, मैं आप वर्ल्ड के एक ग्रैंड मास्टर हैं, रेकी हीलर हैं, और एक ये इंडियन फॉर्म है, ये एनर्जी की हीलिंग फॉर्म है, विच इज़ आई थिंक समथिंग टुडे पूरे वर्ल्ड ओवर एक्सेप्ट कर रहे हैं. देव टेकन इट एज अ फॉर्म ऑफ हीलिंग. दे अंडरस्टैंड कि हाँ, एक एनर्जी एक फॉर्म है जिससे हम अपने को नॉट जस्ट अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं, बट ऑल्सो कि हम अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं. तो मैं चालू करना चाहूँगी एक कॉन्वर्सेशन ऑन रेकी, कि ये रेकी हीलिंग कैसे होती है, आप अपने में ये एनर्जी कैसे बनाते हैं, आप कैसे ये एनर्जी दूसरे लोगों को देते हैं, और अगर आप किसी और को अपनी एनर्जी दे रहे हैं हीलिंग करने में, तो हम अपनी एनर्जी को कैसे मेंटेन और प्रोटेक्ट कर सकते हैं. देखिए दिव्या जी, कि सबसे बड़ी यूनिक बात क्या है मालूम है कि रेकी में आने के बाद मुझे पहली बार पता चला, क्योंकि पहले मैं फिज़िकल वर्ल्ड में था और मेंटल वर्ल्ड में था, मैं यहाँ तक ही था. सूक्ष्म जगत में मेरा कभी एंट्री ज़्यादा हुई नहीं जी. लेकिन जब मैं एनर्जी साइंस में आया, इस प्रकार की एनर्जी में, तो पहली बार मुझे पता चला कि ईश्वर ने जो भी संसार में जिसको भी रचा है ना, उसको बिल्कुल ईश्वर की तरह रचा है. क्या? यानी कि जो क्षमता ईश्वर की है ना, जी. क्रिएटर, जी. वो क्षमता उस आदमी के अंदर भी है. यानी कि सागर में और सागर की बूंद में, दोनों में क्वालिटी में ज़्यादा अंतर नहीं है. जी. लेकिन हम उस एनर्जी को रिकॉग्निशन नहीं कर पाते.
जी, तो पहली बार मैं इस फील्ड में आया तो मुझे पता चला कि एक ह्यूमन बीइंग जो है बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ परामानसिक क्षमताएं या सूक्ष्म शक्तियां या जिसको साइकिक पावर्स भी कहते हैं, जी, वो लेकर पैदा होता है। जैसे हमारे अंदर अतीन्द्रिय क्षमताएं होती हैं ना, नहीं सॉरी, आउटर सेंसेस होते हैं ना, जैसे आंख नाक कान में, जी, जी, वैसे अतीन्द्रिय क्षमताएं भी होती है। तो ये क्षमता नेचुरल गिफ्टेड है। तो जो रेकी में आज जो मैं सिखा रहा हूँ, ये मुझे पहली बार पता चला कि आदमी के अंदर ये आंख नाक कान की तरह एक नेचुरली गिफ्टेड पावर है, और इतनी ज़बरदस्त पावर है कि जो बड़ी से बड़ी बीमारियों में से लोगों को बाहर निकाल सकती है, पूरा जीवन ट्रांसफॉर्म कर सकती है, लेकिन पता किसी को नहीं है। तो अ, ये रिकॉग्निशन जब मुझे हुई तो फिर हम लोगों ने मतलब इसको सिखाना शुरू किया लोगों को। तो ये एनर्जी जो है, रेकी का मतलब यूनिवर्सल एनर्जी है। तो ये एनर्जी यूनिवर्स से हमारे भीतर आती है, यानी कि वी बिकम द चैनल इन दिस एनर्जी। हम माध्यम बन जाते हैं। जी, जब एक बार एक सर्टेन मेडिटेशनल टेक्निक से हम इस एनर्जी को एक्टिवेशन करते हैं जी, और एक्टिवेट हो जाता है, तो हमारे हाथ जो है ना सेंसिटिव हो जाते हैं, फिर जी, हमारे पाम जो है ना वहाँ एकदम ऐसे गरम गरम से टिंगलिंग से लगने लगती जी, है हमें। जी, फिर आप कहीं पर भी टच करते हो ना किसी को भी तकलीफ होने पर, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके हाथों से एक मैग्नेटिक पुल की तरह एक एनर्जी ना फ्लो हो रही होती है, और ये किसी के इस हाथ से किसी के साथ से, तो ये उतनी देर तक जाती है जितनी देर उसकी नीड होती है, और फिर उसके बाद में ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। तो हमें दिमाग लगाना भी नहीं पड़ता कि इसको कितनी देर ऊर्जा दूं मैं, ऐसा होता है ना। अच्छा, और जब हम ऊर्जा दे रहे होते हैं ना, तो स्पेशली ये बात लोगों को सिखाई जाती है कि इट इज़ नॉट योर एनर्जी यू आर ट्रांसफरिंग, ओके, यू आर ए चैनल, यू आर ए मियर चैनल। आप सिर्फ माध्यम मात्र हैं, आप एक नल की तरह है। ऊर्जा आपके थ्रू प्रवाहित होकर आपके हाथों से जा रही है। तो इसलिए आप अगर बीच में आ गए कि मैं दे रहा हूं, तो फिर तुम्हारी एनर्जी भी मिक्स हो जाएगी। फिर तुम्हें एनर्जी के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि देन जी, यू आर लूजिंग योर एनर्जी, क्योंकि यू इन्वॉल्व योर सेल्फ। तो रेकी में हम यूं कहते हैं कि नेवर ट्रीट योर सेल्फ एज एन कि आई एम द गिवर, आई एम ए चैनल, आई डोंट नो, रेकी इज पासिंग थ्रू मी। मैं तो माध्यम हूँ, कितनी देर जानी है, कितनी देर जाने, कितना पानी पीना है इसको, वो भगवान जाने, ये जाने भैया, मेरा काम है हाथ रख देना बस। तो आप जितना न्यूट्रल होकर रेकी करते हैं ना, और नॉन अटैचमेंट के साथ, नॉन इमोशनल होकर, तो समझिए कि आपको 1% भी फर्क नहीं पड़ता। आप हजारों को रोज रेकी दे सकते हो, जैसे हमारे सेंटर पे हम दे रहे हैं आज। तो ब्यूटीफुल, वी आर नॉट इन बिटवीन। तो इस तरह से, तो रेकी जो है ना एक इंटेलेक्चुअल एनर्जी है, जितनी देर जानी ऑटोमेटिक जाती है, अपने आप बंद हो जाती है। ये एक प्रकार का वाइटल फोर्स है, यूँ समझ लो आप। जैसे किसी भी बीमारी में ठीक होने के लिए क्या चाहिए, वाइटल फोर्स, जीवनी शक्ति। ये वो वाइटल फोर्स है। हम रात को सोकर सुबह उठते हैं ना, तो सुबह सुबह हमारे अंदर कैसे हम चार्ज हो जाते हैं, हम तो बगैर एब्सोल्युटली, पिन प्लग लगाए चार्ज हो गए। जी, जी, तो हमें हर आदमी को सोचना चाहिए कि भाई ऐसे कैसे चार्ज हो गया यार, मैं तो सोया था सिर्फ। तो एक्चुअल में ये हमारे चक्रों के माध्यम से हमारे बॉडी में एनर्जी एंटर करती है, ऑरा और चक्रों के माध्यम से। तो रेकी में भी ऑरा और चक्रों के माध्यम से ही एंटर होती है, और वो फिर हम जिसको भी इंटेंशन करते हैं भाई इसको तकलीफ है, वहाँ जाके हाथ रख देते हैं, और अपने आप ऊर्जा जाती है, अपने आप बंद हो जाती है बस। और अगर अभी अभी इमीडिएट बीमारी आई, छोटी छोटी तकलीफ हुई, तो इमीडिएट अभी लाभ मिल जाएगा। और अगर पुरानी बीमारी है तो थोड़ा उसको लंबे समय तक रोज चार्ज और एनर्जी देनी पड़ती है। तो फिर वो धीरे धीरे जैसे जैसे बॉडी की एनर्जी हाई होने लगती है, वैसे वैसे एलिमिनेशन फास्ट, रिजनरेशन फास्ट, मतलब हर चीज़ जल्दी जल्दी डेवलप होती है, तो लोग जल्दी ठीक होने लग जाते हैं। इसलिए रेकी में ठीक होना एक डेफिनेट लॉ है, मैं यूं बोलता हूँ, डेफिनेट लॉ, अगर कोई रेकी का सही उपयोग कर रहा है तो। तो क्या ये हम जो एनर्जी है, हम बोलते हैं कि, एंड आई रियली बिलीव इन दिस विद यू, कि व्हेन यू हैव अ रियली हार्ड डे, जब पूरे दिन से थक जाते हैं या इमोशनली या फिजिकली, आप सो जाओगे तो नेक्स्ट डे सडनली योर बॉडी ऑटोमेटिकली रीजेनरेट्स, तो हाँ, ऑब्वियसली द बॉडी इज क्रिएटिंग दैट एनर्जी. कैन यू यूज दिस रेकी एनर्जी फॉर योर सेल्फ, कि मैं थकी हुई हूँ, मेरा, आई एम डाउन,
can that also be used, या ये केवल you can only be a conduit for other people and for other illnesses? देखिए बेसिकली क्या मालूम है, योर हैंड गेट चार्ज्ड, आपके हाथ चार्जर बन जाते हैं। आपको जब भी लगे कि आप थोड़े थके हुए, मान लीजिए आप कार में आ रहे हैं, बहुत 15 घंटा काम करके आ रहे हैं जी और आप कार में आ रहे हैं, 1 घंटा आपको घर पहुंचने में लग रहा है, अगर आप रेकी जानते हो, रेकी कर दिया आपने, तो आप दोबारा 4-5-6 घंटे काम करने लायक फिर बन जाओगे आप। फैंटास्टिक। क्यों? कारण कि देखिए, वाई डू यू फील एग्जॉशन? बिकॉज आपकी एनर्जी कहीं तो आते आते धीरे 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 कम तो हुई है ना भाई, काम करते करते। जी तो अब आपके पास चार्जर जैसी कोई चीज नहीं है ना। चार्जर क्या है आपका, कि घर जाके मैं सो जाऊंगा, थोड़ा रेस्ट करूंगा या एंटरटेनमेंट करूंगा तो थोड़ा मैं रिलैक्स हो जाऊंगा। तो आपके पास ऐसा कोई चार्जर नहीं है एक्स्ट्रा जिससे कि आप जल्दी चार्ज हो जाएं। तो रेकी क्या मालूम है, इंस्टेंट 24/7 अवेलेबल एनर्जी है। तो लवली। आप इमीडिएटली चार्ज हो जाते हो। अगर कोई भी व्यक्ति थक कर आया और वो कहे, अगर मान लो जैसे कई एक्टर होते हैं, शूटिंग करनी होती है, तो हम उनको जब रेकी करते हैं ना, तो वो वापस 8 घंटे शूटिंग में वापस भाग जाते हैं। लवली। रियली इतनी जबरदस्त एनर्जी काम करती है। जी, इसमें एक और चीज़ होती है कि यू नो wherever your mind goes, wherever your thoughts go, your energy follows. या कि जो आपकी सोच होती है, जिसमें आपका माइंड बिजी होता है, वहीं पे वो एनर्जी होती है, वही रियलिटी हो जाती है, वही मैनिफेस्टेशन हो जाता है। तो थॉट्स का एक बहुत रोल होता है इन टर्म्स ऑफ योर द रियलिटी दैट यू लिविंग इन। सो हाउ डू यू इक्वेट एनर्जी एंड थॉट्स, कि आप ये रेकी माइंड थॉट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं टू क्रिएट अ रियलिटी? आपने अपने एक्सपीरियंस में भी काफ़ी हीलिंग की है, कोई एग्जांपल्स जिसमें आपने कैंसर या किसी डिजीज़ को ट्रीट किया हो विद रेकी, एंड इसमें थॉट्स की कितनी इम्पोर्टेंस है? एक्चुअल में अ, अगर मैं जैसे बोलते हैं ना, पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस अगर मैं निचोड़ बताऊं, जी तो माइंड इज एवरीथिंग। माइंड इज द ग्रेटेस्ट हीलर, माइंड इज द बिगेस्ट डिजीज क्रिएटर। 24 घंटे हम क्या थॉट लेकर अपनी बॉडी में चलते रहते हैं, वो आपके एक एक सेकंड में आपकी बॉडी की एनर्जी बना रही होती है, बिगाड़ रही होती है, एक एक सेकंड में। तो अब यहाँ पे रोल आता है मेडिटेशन का। जी क्यों मालूम है? अगर आप होश में रहोगे तो आप कॉन्शियस चॉइस करोगे अब आप थॉट की। अगर आप बेहोश हो, आप वैसे ही पुराने हैबिट वाले हो, तो फिर आप अनकॉन्शियस चॉइसेस करोगे। फिर आपको पता नहीं कि आप दिन भर में कितने गलत थॉट सोच गए, गलत विचार कर गए, समझे ना। तो इसीलिए मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि कोई आपको भगवान मिलने वाले हैं, ऐसा नहीं है। हम भगवान हम बन जाते हैं, मैं यूँ बोलता हूँ। तो मेडिटेशन का मतलब है कि आई बिकम अवेयर ऑफ दिस मोमेंट नाउ। और अगर मैं होश में हूँ तो वो थॉट एक्टिव नहीं हो पाएगा। अगर मैं बेहोश हो गया तो फिर तो विचार हावी हो जाएंगे मुझ पे, समझ रहा। तो इसीलिए आपकी बॉडी में 24 घंटे एक एक पल जो थॉट चल रहा है ना, वो आपको बना रहा होता है, बिगाड़ रहा होता है। इसलिए जो लंबी आयु जीते हैं, जो जल्दी मर जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, उनके पीछे उनको नहीं मालूम कि उन्होंने कितने नेगेटिव थॉट से अपने हार्मोन और केमिस्ट्री को खराब कर दिया। इसलिए ऑफिस में काम करने वाले, घरों में काम करने वाली महिलाएं, जेंट्स, जो भी है, ये सब माइंड में जो जो हर पल सोचते हैं ना, वो उनके बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं। अभी एग्जांपल देता हूँ। अब अगर एक सुबह से अगर आप अपने आप को ऑब्जर्व करें, मैं सुबह उठा, थोड़ा लेट हो गया, तो मेरा माइंड ने क्या, ओ माय गॉड आज बड़ा लेट हो गया यार, वो मेरा आज तो वो काम मेरा आज खराब हो जाएगा यार। अरे यार पानी गर्म नहीं हो रहा है, जल्दी जल्दी क्या, अरे यार चाय नहीं बनाई किसने अब तक, ओ यार मेरा तो उधर उसको फ़ोन करना था, अरे मुझको उधर वहाँ जाना है यार मेरे को, अरे ट्रैफिक बहुत जाम यार, आज बरसात कैसे आ गई यार आज, ओहो। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 70-80% आपका जो माइंड है ना, वो हमेशा नेगेटिव ही रहता है। जी अब थोड़े से 20% 30% कब हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, जब कोई मिल गया। अब अकेले तो नहीं मुस्कुराते, ये ध्यान रखना। आप अकेले हंसते भी नहीं, आप मुस्कुराते भी नहीं। आपको तो कोई मिल गया, कोई बातचीत हो गई, या किसी कोई कोई कहीं आप फिल्म टीवी भी देख ली, तो आप थोड़े से थोड़ा चेहरा हो गया चेंज। तो कहने का मतलब क्या है कि
तो बॉडी कहती है मैं तो बड़ा नियम से काम कर रही हूँ जी, जो मेरे को ये थॉट दे रहा मैं वैसे इसकी बॉडी बना रही हूँ जी, इस तरह से। तो इसलिए रेकी में क्या कहते हैं कि रेकी एक एनर्जी जरूर है, पर उसमें इंटेंशन उसको ड्राइव करता है, क्योंकि ऑल एनर्जी इज ड्राइवन बाय इंटेंशन। एनर्जी अपने आप में मूवमेंट कभी नहीं करती, गति नहीं करती, वो इलेक्ट्रिक की तरह है। अगर आप एक इलेक्ट्रिसिटी को बहाव देना चाहते हो तो एक वायर बनाना पड़ेगा उसके लिए जी नहीं तो वो बहाव नहीं करेगी जी तो उसी तरह थॉट भी हमारा ऐसा ही है। तो इसीलिए रेकी में हम जैसे ही इंटेंशन करते हैं वैसे ही एकदम फ्लो शुरू हो जाता है। अगर आप इंटेंशन यूँ करें कि स्टॉप रेकी, तो रेकी स्टॉप हो जाती है। आप कहते हो नो फ्लो रेकी, तो फ्लो शुरू हो जाती है। और वही रेकी जो आज हम प्रेजेंट में कर रहे हैं ना, आपको जानकर के हैरानी होगी कि हम डिस्टेंस में भी उतना ही पावरफुली करते हैं, डिस्टेंस से भी, दोनों में कोई अंतर नहीं 1% भी। यानी कि माई थॉट कैन ट्रैवल एनीवेयर इन द वर्ल्ड, लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड से हमारा थॉट चलता है, पता है आपको? थॉट ट्रैवल फास्टर देन द लाइट स्पीड। भाई लाइट की स्पीड 3,60,000 ऐसे बोलते हैं, तो उससे भी फास्ट चलता है हमारा माइंड, इतना फास्ट। तो अभी मैंने सोचा और उसके बारे में सोचते ही वहाँ उसके साथ मेरा कनेक्शन हो जाता है। यानी कि टेलीपैथी इज ए नेचुरल फिनोमिना इन एवरी ह्यूमन बीइंग। तो हमारा थॉट, जैसे हम कहते हैं कि इसको हीलिंग करना है, इसके दिमाग, इसके सर दर्द हो रहा है, इसको ठीक करना है, और मैं एनर्जी को फ्लो करने के लिए इंटेंशन देता हूँ, तो तुरंत एनर्जी फ्लो आपके हाथों से शुरू हो जाती है। और आप प्रैक्टिकली फील कर रहे हो कि आप किसी को लंदन में हील कर रहे हो और आपके हाथ यहाँ गर्म हो रहे हैं, आपके हाथों से यहाँ मैग्नेटिक पुल जा रहा है आपके हाथों से, और फिर जितनी देर जानी जाके ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। और जैसे बंद हो जाती है ना, तो आपको अपने आप कहना पड़ता है, लगता है अब उसने हीलिंग लेनी बंद कर दी है, वो ठीक हो गया शायद। वाह इतना कमाल का खेल है, जरा सोचो। यानी कि पहली बार रेकी में आने के बाद ये आपको पहली बार पता चलेगा कि एवरीथिंग इज हियर एंड एवरीवेयर आई एम एंड एवरीथिंग इज हियर। यानी कि हर जगह मैं हूँ ब्रह्मांड में, और हर जगह यहाँ पर ही है। तो कहीं पर भी यहाँ टाइम स्पेस गैप नहीं है बीच में। और हम एवरीथिंग इज विद इन अस, इट्स Yeah. नॉट हम बाहर ढूंढते रहते हैं, हम मंदिरों में ढूंढते हैं, हम चर्च में ढूंढते हैं। आई मीन आई वाज गोइंग टू से कि आजकल एक ना, दिस इज बिकम अ फैड, मेडिटेशन। Yeah. यू नो मेडिटेशन इज अ फैड कि अच्छा तुम यू आर फीलिंग बैड, थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है, एक काम करो, एक मेडिटेशन की ऐप डाउनलोड कर लो, वो काम डाउनलोड कर लो, हेड स्पेस डाउनलोड कर लो, और उसमें हेडफोन्स लगा के आप 20 मिनट बस सुन लो। एंड आई थिंक लोगों को लगता है कि वो आपने मेडिटेट कर लिया, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि द वर्क अल्टीमेटली नीड्स टू हैपन विद इन यू। एंड बोलने से शायद नहीं होता, बट इंटेंशन, एक्शन एंड वर्क इज रिक्वायर्ड टू मेक श्योर कि जो आप कर रहे हैं it's actually happening, and that's the life that you want to lead. देखिए मेडिटेशन, जैसे आपने जो बताया कि भाई लोग स्ट्रेस्ड हैं, परेशान होते हैं, तो वो एक ऐप डाउनलोड करते हैं और फिर वो उसमें, देखिए उसमें या तो म्यूजिक सुनते हैं, जी और या नहीं तो कोई विजुअलाइजेशन टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, जी ठीक है ना, या नहीं तो कोई मंत्र जाप, जी समझो ये मेजर तो यही चीज़ें होती हैं, जी ठीक है ना। पर एक्चुअल जो रियल मेडिटेशन होता है ना, वो आप उस समय नहीं कर पाओगे जब आप स्ट्रेस में होते हो ना, तो आप उस समय नहीं कर पाते हो उस समय। बल्कि ये चीज़ें ज़्यादा काम करेगी, ये मेडिसिन की तरह है, ये मतलब टेम्परेरी रिलीफ देती है, ये पानी के छींटे हैं, जी आपको थोड़ी देर शांति देगी। लेकिन जैसे मेडिसिन के बाद में आप फिर वहीं के वहीं होते हो ना, तो बस इसमें भी वहीं के वहीं होते हो आप फिर। यानी कि आपको फिर तनाव आया, फिर तकलीफ आई, फिर दोबारा वापस सुनना शुरू किया। यानी कि इट्स ए काइंड ऑफ रेमेडी, इट्स ए काइंड ऑफ रिलीफ, जी समझे ना, इट्स नॉट ए क्योर, राइट समझे ना। तो लेकिन अगर ध्यान के बारे में अगर आपको रियल में जानना है, तो एक ही बात दिमाग में रखनी है कि व्हाई वी नीड मेडिटेशन। आप ज़रा सोचिए, कोई बच्चे, बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं, तो क्या उनके पास पास्ट है? क्या उनके पास फ्यूचर है? कुछ भी नहीं है ना। तो दे आर इनटू मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन मीन्स टू बी इन प्रेजेंट, एब्सोल्युटली समझे ना। वेयर मैं, देखिए दुख क्या है, आज बच्चे दुखी क्यों नहीं होते? अगर माँ बाप से परेशान ना हो तो बताओ, वरना बच्चे दुखी होते ही नहीं।
जी, एब्सोल्युटली। और वो होते भी हैं, मतलब इट डज़न्ट मैटर, आई मीन विद माय किड्स आल्सो, मैं उनसे लड़ाई करूँगी, जो एक 10 मिनट पहले डाँटूँगी, वो 10 मिनट बाद दे विल बी लाफिंग, प्लेइंग, भूल या जाएँगे, अरे अभी तो इतना डाँटी थी। वही तो दे उनके हैव दिमाग में नो पास्ट ही नहीं है, रिकलेक्शन। जरा सोचो। राइट। तो यही तो मेडिटेशन का मजा है कि अगर आपका दुख क्या है, आपका दुख है पास्ट, आपका दुख है फ्यूचर। भाई या तो आप कोई आगे कैसे क्या होने वाला उसको लेकर चिंतित हो, और या नहीं तो आप पुरानी बातों को लेकर परेशान हो ना। भाई दिमाग तो इसी में चलता है, जी, और दिमाग जनरली लोगों का इसी में रहता है, प्रेजेंट में तो बहुत कम रहता है लोगों जी, का। तो दुख है, इसीलिए मेडिटेशन चाहिए। तो अगर दुख ही नहीं है तो फिर आपको मेडिटेशन करने का मूड क्यों बनेगा, जी, है ना। तो अब यहाँ पे मेडिटेशन हम क्यों करते हैं मालूम है, इसका नाम है ध्यान, हिंदी में ध्यान कहते हैं ना। ध्यान का मतलब है आई एम अवेयर ऑफ दिस मोमेंट नाउ। मैं इस मोमेंट में मैं जाग के जी रहा हूँ जी, मैं ध्यानस्थ हूँ, मैं बिल्कुल होश में हूँ जी, मैं साक्षी में हूँ, मैं ऑब्जर्वर हूँ। अब तो इस वक्त जो घट रहा है और जो उसके साथ जब आप एक हो जाते हो ना, यू बिकम वन विद दैट मोमेंट, देन यू विल मेक ऑलवेज कॉन्शियस चॉइस। देखिए जब एक आदमी ध्यान में आता है ना, तो वो हमेशा कॉन्शियस चॉइस करेगा, क्योंकि अनकॉन्शियस चॉइस तो वो करेगा भाई जिसको ध्यान के बारे में पता ही नहीं, वो बेचारा मर्जी आए वैसे खाया जा रहा है, पिए जा रहा है, मतलब कुछ भी चॉइस किया जा रहा है, तो उसके कारण लाभ नुकसान जो हो रहा है। लेकिन जिस दिन आप होश में आ गए, तो फिर आप कॉन्शियस चॉइस करके फिर आपको कैसा आगे का भविष्य बनाना है वो अब आपके हाथ में होगा। क्योंकि मैं ऐसे बोलता हूं, मेरी मर्जी के बिना मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता। मैं ऐसा क्यों बोलता हूं, और आने मेरा जो भविष्य है ना, जी, उसमें सिवाय आनंद के सिवा कुछ भी नहीं है मेरे लाइफ में। वो क्यों नहीं है, क्योंकि जो भी स्थिति है इस वक्त, मैं उसमें आनंद में हूं। मेरे पास कैलकुलेशन नहीं है, स्किल्स नहीं है मेजरमेंट करने की, मैं जजमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं उसे दुखी नहीं हो रहा हूं, मैं रिएक्शन नहीं कर रहा हूं, समझे ना। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि मैं आनंद के बीच डाले जा रहा हूँ। मतलब आपने कहा शर्मा जी नीचे बैठना है जी, मैंने हाँ जी बैठ जाएंगे जी, मज़ा आ गया, कोई बात नहीं, इसमें ही मज़ा आ गया जी। आपको तो नहीं शर्मा जी, अब खाट पे बैठाऊंगे जी आपको, तुम्हें हाँ बैठा दे भाई। तो कहीं पर भी वो तो मैं प्रतिक्रिया करूंगा तो दुखी होऊंगा ना। एब्सोल्युटली। तो मैं नहीं किया तो मैं तो हर पल को आनंद की तरह जी रहा हूँ भाई। तो जहाँ मज़ा आ गया बोल रहा हूँ, तो मैं तो आने वाला समय में तो मज़ा आ गया होने वाला है ऑटोमेटिकली। तो इसलिए क्या होता है मालूम है, इफ अगर आपको सचमुच फ्यूचर को आनंद में बनाना है ना, आपको वर्तमान को आनंद में जीने की कला सीखनी पड़ेगी। इसलिए लोग जनरली क्या समझते वाले में, आंख बंद करके आधा घंटा बैठ जाओ थोड़ा ध्यान कर देंगे, कुछ नहीं होता, वो काम का नहीं है। लाइफ शुड बिकम मेडिटेशन, जीवन ध्यान बन जाना चाहिए। इट्स ब्यूटीफुल। आप जब चाय पीते हो तो चाय मय हो जाओ, एक एक स्वाद के साथ जुड़ जाओ। भोजन करो तो भोजनमय हो जाओ, चलो तो चलने के साथ हो जाओ, नहाओ तो नहाने के साथ जुड़ जाओ। यानी कि जो क्रिया कर रहे हो ना, उस क्रिया के साथ आप एक हो जाए। एकदम एक हो गए आप उसके साथ। तो यू आर इन द प्रेजेंट, और प्रेजेंट को तो हम लाइफ कहते हैं ना। लाइफ का मतलब क्या, लाइफ मीन्स नाउ, एब्सोल्युटली। लाइफ मीन्स नॉट पास्ट, लाइफ मीन्स नॉट फ्यूचर नो। तो इसीलिए आप अगर प्रेजेंट में हो तो प्रेजेंट क्या मालूम है, प्रेजेंट इज ए गॉड, प्रेजेंट इज ए यूनिवर्सल, प्रेजेंट इज ए ईगोलेसनेस, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में है ना, आप सिर्फ केवल परमात्मा हो। क्योंकि ह्यूमन बीइंग इज माइंड, पास्ट एंड फ्यूचर। ह्यूमन बीइंग मीन्स पास्ट एंड फ्यूचर, एंड गॉड मीन्स नो पास्ट नो फ्यूचर, ओनली प्रेजेंट। दैट्स ऑल, टाइमलेसनेस। इतना सिंपल है। ब्यूटीफुल। एंड जैसे आपने बोला कि बी हैप्पी विद वट एवर यू हैव, या as human beings, you know, as Divya, as Meet, हम अपनी एक एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं कि हमारी रियलिटी ये लाइफ में ये होएगा, हम ऐसे इस ये करेंगे, तब ये करेंगे तो मज़ा करेंगे। एंड वो हमारी रियलिटी और एक्सपेक्टेशन में जो गैप आता है, उसी में फिर हम अपने आप को स्ट्रेस कर लेते हैं, दुखी हो जाते हैं, अनहैप्पीनेस क्रिएट करते देखिए हैं। हर आदमी को है ना दिव्या जी, समझना बड़ा ज़रूरी है कि हम सालों से है ना रिएक्शन कर रहे होते हैं, जी, सालों से तनाव ले रहे होते हैं, दुखी हो रहे होते हैं। और कहीं रुक के ये पूछना चाहिए कि
इतने सालों से इतना रिएक्शन करके भी आज तक कुछ मिला तो है नहीं। जी उल्टा बीमार पड़ गए, जी चेहरा मुरझा गया, जी तो उससे अच्छा साल आनंद ही ले लूं। अब 10 साल के बाद में भी मेरी आंखें नहीं खुल रही है कि जी भैया क्या करूं, कब तक दुखी होता रहूं। ये क्वेश्चन नहीं करता यार, कब तक दुखी हूं यार, कब तक तनाव लूं, कब तक रिएक्शन करूं। अब तो नहीं जी, मैं तो पूरे 50 साल तक करूंगा जी रिएक्शन। मैं तो जब 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 मेरी इस एज पे अब मैं, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ अस लिव लाइक दैट, राइट? सब काफी को ये लगता है, अच्छा अभी तो कॉलेज में हूँ, जब जॉब लगेगी ना तब तब खुश हाँ होएंगे। अच्छा जॉब तो लग गई, मेरी तो शादी नहीं हुई, जब शादी होएगी ना तब खुश होएंगे। अब शादी हो गई तो ना बच्चा नहीं हुआ, हाँ बच्चा होएगा तब होएगा, नहीं नहीं दूसरा बच्चा, अच्छा बच्चा स्कूल जाएगा, अच्छा नहीं जब मेरे पास घर होएगा। और हम इसी में अपनी लाइफ स्पेंड कर देते हैं कि हम तब खुश होएंगे जब हमारी ये रियलिटी सच होएगी, और उसमें हमारी लाइफ ही निकल जाती है देखिए चलते क्या होता चलते। है कि अल्टीमेटली जब किसी को पूछ रहे हैं ये सब करके तुझे क्या पाना है, जैसे वो कहेगा सब हैप्पीनेस, ऐसे लास्ट में वर्ड तो ये आएगा ना अल्टीमेटली। लेकिन अगर एक आदमी ये जिंदगी में अगर हमारा कोई भी यूथ अगर ये शुरुआत से स्कूल कॉलेज में अगर ये सीख लेना कि मैं एक तो मैं जो कर रहा हूँ उसको 100% कर रहा हूँ, आई एम विद दैट। तो क्यों, देखिए क्या होता है, व्हेन यू आर 100% समथिंग ना, देन यू आर नॉट देयर, एंड यू आर नॉट देयर मीन्स देन योर पास्ट फ्यूचर इज नॉट देयर। तो इसका मतलब है कि आप उस समय हैप्पी मोमेंट में हो। जी तो रोज ऐसे करते करते ना, देन हैप्पीनेस बिकम एन हैबिट एंड कंडीशन फॉर यू, आपकी आदत पड़ जाती है। अब मेरी मुसीबत भी क्या हो गई मालूम है, कि अब मुझे दुखी होने के लिए बहुत परेशान होना पड़ता है, क्योंकि मेरी हैप्पीनेस हैबिट पड़ गई अब, जी यानी कि हमेशा मस्ती में रहना अब मेरी आदत पड़ गई कमबख्त। अब वो कोई, बल्कि मेरे को सबसे बड़ी तकलीफ बता रहा हूँ कि अगर किसी की मैं मृत्यु में चला जाऊँ ना, तो भी मैं मुस्कुराता रहता हूँ, मेरे को बहुत मुश्किल से सीरियस होना पड़ता है, क्योंकि आदत पड़ गई ना भाई, वो भी तो हैबिट ही है भाई, सीरियस रहना भी हैबिट है, मुस्कुराते रहना भी हैबिट है। आई लव दैट। इनकी जी मेरे को अपनी अर्ली इयर्स के बारे में बताइए कि आपकी बचपन के दिन कैसे थे, फैमिली में आपकी पेरेंटिंग कैसी थी? पहले की पेरेंटिंग और आज की पेरेंटिंग अलग होती है। पहले स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते थे कि आपको नियम से रहना है, फॉलो करना है। आजकल एक बहुत इजी पेरेंटिंग का स्टाइल हो गया हो है। गया, हाँ, मतलब लोग बोलते हैं कि बच्चों को कुछ डांटो नहीं, बोलो नहीं, करो मत, हाँ। उनको जो मर्जी है। तो आई थिंक मैं तो काफ़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ, बिकॉज आई फील कि डिसिप्लिन भी बहुत ज़रूरी है। एक एक स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है एक बच्चे के लिए। एट द अदर हैंड आई थिंक बच्चों को खुश रखना या उनको अपनी इंडिविजुअलिटी क्रिएट करनी बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ज़रूरी है। सो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है ग्रोइंग अप इन अ डिसिप्लिन्ड environment, एंड क्या एक पेरेंटिंग स्टाइल होना चाहिए फॉर पीपल, या उसमें उसने आपको कितना शेप किया आपकी लाइफ में? देखिए अब मैं इसको अच्छा बोलूं कि बुरा बोलूं, दुर्भाग्य कहूं सौभाग्य कहूं, ये थोड़ा अजीब सा लगेगा। कारण क्या होता है कि हम एक एक तो राजस्थानी परिवार, फिर एक ऊपर से कट्टर ब्राह्मण परिवार, जी और फिर और उसमें भी पूजा पाठी, बड़े कर्मकांडी जी लोग, जी ठीक है, और उस पर फिर ऊपर से गरीबी। जी क्योंकि इसको मैं सौभाग्य इसलिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि मेरी जिंदगी को छेड़ने वाला यही यही आधार है, मेरी जिंदगी को बनाने वाले भी। जी क्यों मालूम है, इसमें से मुझे जीवन के रहस्य खोजने का रास्ता मिला मुझे। देखिए सबसे पहले तो क्या मालूम है, मेरे पिताजी रात दिन पूजा पाठ करते थे। मतलब उनको ये सब कल्याण ने सब पढ़ते थे एक ज़माने में, उनको सब ऐसे उनको लगता था कि तपस्या करने से भगवान मिलते हैं, तो एक टांग पे खड़े होके माला जपते थे। जी लेकिन इतने खतरनाक क्रोधी, खतरनाक बोलते दुर्वासा मुनि, के जिंदगी भर एक तो मतलब जिंदगी मतलब जब तक मेरी माँ जिंदी थी 35-40 साल तक, तब तक उन्होंने बड़ा मारा पीटा, हमें इतना ऐसा मारा, मतलब बैत और चाबुक वो हमेशा घर में रहती थी, और जरा सी गलती हुई नहीं कि पड़े नहीं डंडे, और ऐसे मारते थे कि रस्सी हाथ बांध कर लटकाते थे और नीचे से मारते थे। तो यानी कि इतना कसाई पना बोल सकता था मैं उसको वैसे। जी
इतना क्रोध, इतना पूजा पाठ करके भी, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये कौन सी भक्ति है यार, ये कौन सा आध्यात्मिक, ये पूजा पाठ कर रहे हैं, और वो भी कितनी 10-10 घंटे पूजा पाठ। वो मामूली काम धंधा भी इस चक्कर में नहीं किया, क्योंकि पूजा पाठ में 5 घंटा सुबह 5 घंटा शाम को बैठ के जपना, बस जी क्या राम नाम जपना जी। तो इसके कारण मुझे नफरत पैदा हुई वहां से। जी मुझे अध्यात्म का पाखंड मेरे सामने आया कि जी। यार ये क्या, ये तो इससे कोई रिजल्ट तो कोई आ नहीं रहा, उससे हम दुखी हो रहे हैं उल्टा इनके पूजा पाठ से भी, और हम गरीबी में जी रहे हैं भाई। जी और इसीलिए हम लोग बचपन में भिक्षावृत्ति करते थे। क्यों मालूम है? क्योंकि ब्राह्मण थे तो हमें डंडा मार के, वो अच्छा वो भिक्षावृत्ति भी डंडा मार के ही भेजते थे, जा लेके आ आटा चावल दाल लेके आ जा कर, जाके उससे हम भागते थे। 18-18 साल की उम्र तक हम यही काम करते रहे। तो पहला तो वहाँ से मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा विचलित हुआ। फिर दूसरा, हम एस्ट्रोलॉजर भी थे, हम ज्योतिष था हमारे परिवार में बहुत ज़्यादा। इस मुहूर्त में, ये मुहूर्त में ये नहीं करना, ये मुहूर्त में नहीं करना, सुबह इतने बजे से इतने बजे के बीच ये करना। जी तो मैंने देखा कि ये सब करके भी आखिरकार जिंदगी में कोई प्रेम, कोई आनंद, कोई हेल्थ, या कुछ भी पैसा, कुछ भी तो मिलना चाहिए ना। जी कुछ तो उसका बेनिफिट कुछ होना भी नहीं। इतना कट्टरता से हमने पालन किया वो टाइमिंग का, इतने बजे से इतने बजे के बीच में वहाँ नहीं जाना, वो इतने बजे से इतने बीच में ये काम नहीं करना। तो मुझे इस चीज़ों से ना फिर बड़ी घृणा होने लग गई। मतलब मुझे लगा कि ये क्या रियलिटी है क्या, ये जो मुहूर्त किसके साथ जुड़ो, या ऐसे यहाँ ज्योतिष क्या सचमुच इतना जोरदार है क्या, ऐसे सब चीज़ों के। तो इसलिए खोज करने की प्रवृत्ति शुरू हुई मेरी उसके कारण, कि ये ज्योतिष सच कितना है, ये पूजा पाठ सच कितने हैं, ये रिचुअल सच कितने हैं, ये भगवान, ये क्यों भगवान को इतना नहलाना पड़ता है भाई, रोज 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 के? मतलब क्या गड़बड़ है? मैंने कहा यार ये जी तो, मतलब इसके कारण मैं यूँ समझे कि आज मैं उनके कारण इस फील्ड में आ गया ये, और बचपन से ये खोजने लगा कि यार गरीबी क्यों, ये क्या गड़बड़ है, और जी ये क्या ग्रह सचमुच हमें तंग करते हैं क्या। जी तो मुझे लगा कि फिर खैर खोज करते करते सारे मुझे जवाब तो मिले, ये कोई जी इसमें कोई शक नहीं है। तो बचपन में ये माहौल जो मिला ना, यही मेरे जीवन का आधार है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ, मैं इसको सौभाग्य ही मानता हूँ। और मेरे पिताजी ने मुझे कभी, बोलते ना बेटा, ये वर्ड कभी यूज़ किया ही नहीं आज तक। जी वो ऐसे ऐसे जोर से चिल्ला के ही बोलते थे, छोकरे, ऐसे मतलब इस तरह से। तो हम, हाँ जी हाँ पिताजी, हाँ पिताजी, हाँ पिताजी, आया आया सर, आया सर, आया जी, ऐसे बोलते थे हम लोग। तो कभी, और वो बचपन में जो डर डाला ना माँ बाप ने, वो मेरे पास 90 साल तक, मेरे मेरे जब हुई तो मेरे पास में रहे वो। अ, उस समय भी जब मेरे पास 90 ईयर्स में मेरे पास आ गए थे ना, तो भी वो अगर मुझे मेरा नाम लेके चिल्लाते थे ना, तो आप मैं नींद में से चौंक के उठता था सहमती उनके होगी। लिए, क्योंकि जी वो मेरी हैबिट बन गई थी। जी तो ये बचपन में जो, ये जो माँ बाप जो गलत व्यवहार करते हैं, उसका हाँ जी असर हमारे, हम कितने भी जवान हो जाएं, हम कितने भी समझदार हो जाएं, वो भी हमारे अनकॉन्शियस माइंड में उसकी छाप रहती है। जी और देखिए अब यहाँ पे सवाल क्या होता है, देखिए हमारे माँ बाप सुबह सुबह हमें 4:30 बजे उठा देते थे। जब आप डिसिप्लिन को थोपते हो ना, तो फिर आपके बच्चे नाटक के बन जाते हैं, जी फिर वो ड्रामा करने लग जाते हैं। तो मैं क्या करता था, वो मुझे कहते थे 4:30 उठो, मैं उठ के क्या करता था, दूसरे कमरे में जाके सो जाता था वापिस, ऐसे मतलब चुपके से, जी ताकि उनको पता ना चले कि मैं सो गया जी जी हूँ। उनको लगता है कि मैं कुछ पूजा पाठ कर रहा हूँ, जी ऐसे। और पढ़ाई कर करके डंडा मारते थे, पढ़ाई कर, उठ के चल। तो मैं क्या करता था, अब मुझे सुबह सुबह नींद आ रही है और पढ़ाई करने की बात कर रहे हैं, और यानी तो पढ़ाई में वैसे भी मेरा इंटरेस्ट तो बहुत कम ही था पहले शुरुआत से। तो मैं क्या करता था, किताब में ना उपन्यास रख के पढ़ता था, और 2-2 घंटे तक पढ़ता रहता था। मेरे पिताजी समझते थे मेरा बच्चा पढ़। तो ये झूठ किसने सिखाया? मैं ऐसे बोलता हूँ भाई, जी आपने उस चीज को मुझे फोर्स किया, तो मैं नाटक करने लग गया ना, जी मैं ड्रामा करने लग गया। तो मेरा ये मानना है कि बाद में जाकर, मतलब जब ये सब चीजें समझी, तो मेरे बच्चों के साथ जो मैंने व्यवहार किया वो बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले मैं बच्चों को अपनी जायदाद नहीं मानता। मैं उसको कहता हूँ कि दे आर ट्रैवलर्स, दे आर ट्रेसपासर्स, दे आर पासिंग थ्रू मी, दे हैव सेलेक्टेड मी, टू बी द और मैं उनका होस्ट हूँ। सो आई हैव टू ट्रीट देम एज ए गेस्ट। मुझे उनको बड़े प्यार से उनको रखना है,
उनकी सेवा करनी है, पहली बात। और बच्चों को दुनिया में कभी भी कुछ मत देना, याद रखना, मैं कहता हूं सिर्फ प्यार और सेक्स सुरक्षा देना बस। हर बच्चा अपनी सुगंध और अपना अपना क्या बोलते हैं ब्लूप्रिंट ऑलरेडी लेकर आ चुका होता है, उसको कभी बनाना नहीं पड़ता। जी अब बनाने की कोशिश करोगे ना तो वो फिर दूसरे डायरेक्शन में घुसने लग जाएगा, क्योंकि अगर आप उसको नहीं बनाते हो ना तो वो नेचुरली अपने डायरेक्शन में जा रहा होता है। जी अभी देखिए, मेरे पिता ने मेरे पढ़ाई में कभी इंटरेस्ट ही नहीं लिया, तो मैं आज बहुत उनको धन्यवाद देता हूं। अच्छा क्या नहीं लिया, नहीं तो वो डॉक्टर बन, इंजीनियर बन बोलते शायद, जी तो मुझे शायद बन जाते। बन जाते नहीं, ऐसे बोल नहीं, उनका दिमाग था कि मैं पंडित बनूं, जी मतलब काशी का पंडित बनूं, और वो मेरे को इंटरेस्ट था नहीं, तो इसीलिए वो मेरे पे इंटरेस्ट लेते ही नहीं थे मेरे अंदर। तो मैं आज धन्यवाद देता हूं, क्यों? देन आई हैव चूजन माई ओन पाथ। फिर मैंने अपना रास्ता खुद चुना, मेरे अपने अंतरात्मा से मुझे लगा कि मुझे नेचुरोपैथी में, मुझे ये स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहिए, ऐसे बोलते हैं ना। जी तो अब ये शौक जो था ना, ये स्कूल कॉलेज में नहीं था प्रॉब्लम, ये इसका एजुकेशन स्कूल में नहीं था, इसलिए मैं पढ़ाई से भागता था। तो मतलब सवाल यहाँ पे क्या होता है कि बचपन में मैं पढ़ाई में कभी अच्छा रहा नहीं, मैं तो 40% 35% वाला ही लड़का हूँ, बस यूँ समझ लें पढ़ाई में। और किताबें बेच भी देता था मेरी पढ़ाई की, मैं मुझे इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन बाद में जाकर जब मेरे सब्जेक्ट में आया ना, तो मैं हज़ारों किताबें मैं परचेस करके, आज मैं अभी तक 75 ईयर्स की एज में भी मैं अब तक भी पढ़ रहा हूँ। मैं और आज भी पढ़ता हूँ। क्यों मालूम है? क्योंकि जो मेरा सब्जेक्ट होता है ना, वो उसको मैं आज भी खोद खोद के मतलब आगे बढ़ने की कोशिश करता रहता हूँ। देखिए क्या होता है, मेरा ये मानना है, दुनिया में हर बच्चा सीखना चाहता है, पर वो जो सीखना चाहता है ना, वो स्कूल इमीडिएट सिखाने को तैयार नहीं है। वो absolutely. कहते नहीं, पहले वो हम जो आपको सिखाएंगे ना, पहले आप वो 12 साल तक, 12वीं क्लास तक तो पूछना ही मत कि क्या सिखाऊं, बाद में तुमको जो करना कर लेना, पहले हम जो सिखाए वो सीखते जाओ। तो मेरा मानना क्या है कि अगर बच्चा अपनी पसंद से सीखता है ना, तो एक तो उसको तोता नहीं बनना पड़ेगा और उसको कभी रट्टा मारना नहीं पड़ेगा। उसको एक्चुअली इंटरेस्ट आए। मुझे देखिए, मुझे समझ में नहीं आता क्या मतलब है भाई। देखिए एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे आपको अगर डांस का शौक है, सपोज नहीं बहुत शौक है। आप जाकर मान लो किसी टीचर को कहते हैं गुरुजी मुझे डांस सिखा दो ना प्लीज, तो क्या वो आपका टीचर बार बार बोलता रहेगा तुझे ऐसे से रट्टा मारना पड़ेगा, तुझे ऐसे से करना पड़ेगा? आप करोगे ही, क्योंकि वो आपका शौक है। वो गुरुजी नहीं बोलेंगे तो उससे 4 गुना ज्यादा काम करोगे आप। Absolutely. तो मैंने भी मेरे फील्ड में मेरे गुरु ने 2 समझाए तो मैंने 20 कर लिया उसको, मेरी मर्जी थी क्योंकि मेरा सब्जेक्ट था वो। तो सवाल क्या होता है कि जब तुम्हारा इंटरेस्ट होता है ना किसी पढ़ाई में, तो तुम्हें फिर ये रट्टा मारो ने, तोता को याद करो ने, फिर वो परीक्षा का डर रखो ने। डर क्या है? और कितनी परीक्षा ले लो, मैं अभी जवाब दे दूंगा 2 मिनट में, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है। ऐसा होता है मुझे ना, पसंद है। तो इतना ईजी हो जाता है, मैं कह रहा हूँ। तो ये यूथ जो है ना बेचारा, ये कहाँ फंस गया मालूम है? इनके ये ना, इनको थोपे हुए चीज़ें बहुत ज़्यादा है एक्चुअल में। देखिए आपने कभी शायद सुना होगा जी, जय कृष्ण मूर्ति की स्कूल हुआ करती है, जो जो वाराणसी में भी, बेंगलोर में भी जी। जय कृष्ण मूर्ति फाउंडेशन है। वहाँ पे बच्चों को है ना इस पढ़ाई थोपी नहीं जाती। वहाँ पे क्या होता है, 9 बजे सुबह नाश्ता करके बच्चे बाहर निकलते हैं। फिर टीचर बच्चों से पूछता है, बच्चों आज किसके बारे में जानना चाहोगे? बच्चा कहते हैं सर आज बादल के बारे में बता दो। अब आप मुझे बताओ कि अगर टीचर ने बादल के बारे में बता दिया ना, वो बच्चा जिंदगी भर नहीं भूलेगा। क्यों मालूम है? क्योंकि क्वेश्चन उसने किया था। तो यहाँ पे सवाल क्या होता मालूम है? क्रिएट द लव फॉर द स्टडी। भाई बच्चों में वो स्टडी प्रति प्यार पैदा करो ना। जब कोई चीज थोपी जाती है तो आदमी उसको रिवोल्ट करके फिर या तो नाटकबाज करता है, या शॉर्टकट ढूंढता है, या किसी तरह उसमें से बाहर निकल के बोलता है, निकलने की कोशिश करता रहता है। तो मेरा मतलब क्या है मालूम है? क्यों ऐसा एजुकेशनल सिस्टम है हमारा, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा है वास्तव में। इसलिए मेरे बच्चे को मैंने क्या बोला मालूम है? जब मेरे बच्चे ने मुझे कहा कि पापा मैं कौन सी फील्ड में जाऊं, पहली बात तो मैंने उसको क्या बोला मालूम है? बेटा हम है ना एजुकेशनल सिस्टम के शिकार है। पहली बात ये बोली। इसीलिए तू ढो लेना किसी भी तरह, और साल किसी भी तरह निकाल देना। खराब मत करना साल, बस निकल जाना, नंबर की चिंता मत करना। क्योंकि दुनिया में जितनी भी फर्स्ट क्लास वाले हैं ना, ये कभी ज़्यादा सफल लोग नहीं रहे, ध्यान रखना। सफल लोग जो होते हैं ना, उनकी कैटेगरी अलग होती है।
इसलिए तू ये नंबरों के चक्कर में मत फंसना कि मैं 99 लेकर आ गया, नहीं 100 लेकर आ गया, ये सब इस फचड़े में मत पड़ना। पर हाँ, एक ही बात दिमाग में रखना कि जो चीज़ में जाए उसका मास्टर बनना और उसके अंदर 100% अपना देना। अगर झाड़ू लगाए ना तो ऐसा झाड़ू लगाना कि दुनिया में तेरे जैसे झाड़ू लगाने वाला आज तक कभी आया नहीं, कभी कोई। सब्जी बेचना है तो ऐसी सब्जी बेचना है कि दुनिया वाले कहे अरे यार ऐसा सब्जी वाला तो आज तक हमने कभी देखा नहीं। तो मतलब वॉट एवर यू डू 100%। तो ये असली चीज़ है ना उनके दिमाग में। और मैंने उसको कहा बेटा तुझे अपने ब्लूप्रिंट तू लेकर आया है, तुझे अपने ब्लूप्रिंट के अनुसार है ना उस स्वभाव में जाना है, तुझे अपने स्वभाव में जीना है। तो तुझे जिंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तू पराये स्वभाव में जिएगा ना दूसरों को देख देख के, तो तू फिर जिंदगी भर तनाव में रहेगा। और तेरी आत्मा फिर जैसे कई मैंने IAS ऑफिसर को देखा कि दिन भर तो ऑफिस में जाते हैं और शाम को आके होम्योपैथी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अब बेचारे के अंदर वो डॉक्टर बनने का शौक था, माँ बाप ने IAS बना दिया उसको, मान लो। तो ये जो लड़ाई चलती ना इसका नाम तनाव है। देखिए मैं मेरे स्वभाव में जी रहा हूँ आज में, इसके कारण है ना आप मुझे 24 घंटे मुझसे काम करवा लो, मैं कभी थकूंगा नहीं। क्यों मालूम है? क्योंकि मुझे पैशन है, मेरा प्यार है ये। मैं जितना काम करता हूँ उतना ज़्यादा मेरी ऊर्जा और डबल हो जाती है, मुझे मज़ा आता है। तो इस तरह से तो मेरा बच्चा भी जो है ना उसको जब वो अपने फील्ड में गया कार डिज़ाइनिंग में, कार डिज़ाइनिंग में आज वो इंडिया का एक वो अकेला, गुड़गांव में मानेसर में उनकी अकेली फैक्ट्री है जो इंडिया की अकेली डिज़ाइनिंग कंपनी है। ज़रा सोचिए। ब्यूटीफुल। और बड़ी बड़ी कंपनियां टोयोटो, हुंडई और जो भी मारुति है, मैं सबके उनके कारों की डिज़ाइन करते हैं। तो कारण क्या है? एंड ही इज़ हैप्पी। वो भी पागलों की तरह काम करता है। ही इज़ ए पैशनेट। देखो मेरा मानना क्या मालूम है, तुम जिस फील्ड में जाओ ना दीवाने बन जाओ, पागल बन जाओ, पैशनेट हो जाओ बस, तो जीने का मज़ा आएगा। ये बोलते हैं ना ये जो अपने स्वभाव में नहीं जीते ना वो सारे दिन क्या देखते मालूम है? घड़ी देखते रहते। 10 बज गए, 6 बज गए, घर जाना है, आज सैटरडे संडे छुट्टी है, मज़ा आ गया। उनको छुट्टियां अच्छी लगती है, उनको घड़ी अच्छी लगती है। तो हमको घड़ी अच्छी नहीं लगती। जब हम अपने स्वभाव में जीते ना तो हमें घड़ी अच्छी नहीं लगती, हमें ये छुट्टियां अच्छी नहीं लगती। हमें लगता है कि ये टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ, क्यों? यू लव यू व्हाट यू आर डूइंग, यू आर लविंग दैट। तो आज जो आप अभी थोड़ी देर पहले मुझे बता रही थी कि हमारे युवाओं को लोग कहते हैं जॉब नहीं मिलता, मतलब युवा तड़प रहे, मतलब परेशान हो रहे हैं अकेले। मैं कहता हूँ इतने जॉब है कि तुम उसके लायक नहीं हो, मैं यूँ कहता हूँ। देखिए नारायण मूर्ति ने एक, मैं आपको भेजूंगा कटिंग न्यूज़पेपर की, कि 91% और IITians आर सिंपली अनएम्प्लॉयबल। ऐसे बोलते हैं, डिग्रियां हैं लेकिन काम के नहीं है। और आप तो स्किल पे काम कर रही, वो बहुत जरूरी था वास्तव में। तो देखिए, तो मेरा मानना क्या मालूम है, इस संसार में हर आदमी एक अच्छे एक्सपर्ट की खोज कर रहा है। मैं कहता हूं तुम किसी भी फील्ड में अपने आप को एक्सपर्ट बना लो, लोग तुम्हें खोज रहे हैं। आज आप नहीं कहते हो भाई साहब अच्छा डॉक्टर है क्या, अच्छा वकील कौन है, भाई साहब प्लम्बर मिलेगा, अच्छा मैकेनिक अच्छा है कहीं पर, भाई साहब पानीपुरी कहाँ अच्छी मिलती है। आप हर चीज़ तो अच्छी खोज रहे हो ना भाई। मैं कहता हूँ तुम अच्छे बनो ना किसी फील्ड में, लोग तुम्हारी खोज कर रहे हैं। तो लोग है ना किसी भी फील्ड में ना स्किल को जो है ना डेवलप करके नहीं आते। देखिए मैं आज 75 ईयर्स में बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने भी जिंदगी में प्लम्बर ने, कारपेंटर, सब जिंदगी में तो खोजे होंगे ना। जी। मैं आज तक बता रहा हूँ, अगर मैंने 50 कारपेंटर बुलाए होंगे ना तो इक्के दुक्के थोड़े ठीक ठाक निकले, बाकी सब जुगाड़। जी। आप भी जानती होंगी क्योंकि आपको भी आपके भी कंपनी में जरूरत पड़ती होंगी। तो आप समझती हैं कि काम चलाओ लोग मिलते, बोलते हैं ना काम चलाओ। तो जरा सोचे कि ये हालत है हमारे भारत के युवाओं की कि किसी फील्ड में जाकर मास्टर नहीं बनते। देखिए जब मेरा लड़के को मैंने क्या बोला था ना 100% काम करना, वो जब 4 साल के बाद वहाँ से निकला ना, उसका प्रोफाइल देखकर 2008 में यूरोप में रिसेशन पीरियड आया हुआ था और ऑटोमोबाइल सेक्टर से लोग नौकरी से निकाले जा रहे थे, लेकिन फिएट कंपनी ने उसको जॉब ऑफर किया। क्यों ऑफर किया? जबकि नौकरी नहीं थी। वो क्यों ऑफर किया मालूम है? कोई भी अच्छे एक्सपर्ट को है ना कोई खोना नहीं चाहता संसार में। आप जरा सोचिए कि आपके घर में एक नॉर्मल सी काम वाली बाई आती है, एक अच्छी और कोई बाई आपको दिख जाए जो कि कंप्यूटर भी जानती है, इंग्लिश भी बोलती है, गवर्निंग भी अच्छा कर लेती है, हैंड मार्केटिंग भी अच्छा कर लेती है, तो आपको क्या लगता है मैं इसको कैसे फिट करूं अपने अंदर, इसको एडजस्टमेंट करने की कोशिश करूं। नौकरी नहीं है, आपको लगता है कोई जरूरत भी नहीं है मुझे, लेकिन आपको लगता है नहीं लेकिन इतनी टैलेंटेड है यार, इसको कहीं तो सेट करूं यार, ऑफिस में लगा दूं क्या, कहीं लगा दूं। तो अच्छे आदमी को कोई खोना नहीं चाहता भाई। मैं कहता हूं तुम किसी फील्ड में जाओ, अच्छे बन जाओ ना, लोग तुम्हें सर्च कर लेंगे।
आई एग्री। जैसे आप, आई गिव एन एग्जांपल, हमारे में देयर बाबू खान जी है, वो कारपेंटर थे एंड उन्होंने पहले ऑफिस डिज़ाइन किया। तो इनफैक्ट यहाँ पे जो ऑफिस आए थे, जो पहली सेटअप किया था, तो उन्होंने बनाया था। आज के दिन हमारी कंपनी का सारा कारपेंट्री का काम वो करते हैं। करते हैं। उनकी अपनी टीम है 500 कारीगरों की। वो पूरी इंडिया में उन्होंने आई थिंक आज के दिन 40 हब बनाए होंगे, हो। पूरे पूरे ऑफिसेस की होंगे। ही फ्लाइज अराउंड द वर्ल्ड। मतलब ना, तो ही वाज एक कारपेंटर थे, लेकिन उन्होंने अपने क्राफ्ट को इतना परफेक्ट किया कि टुडे ही इज टचिंग द स्काई। भाई मैं यूं कहता हूं, तुम जिस क्षेत्र में भी चले जाओ, मैं कहता हूं कि आज अगर तुम सब्जी भी बेचते हो ना, तो तुम बिग बास्केट की तरह तुम भी एक अच्छी कंपनी खोल सकते हो। और अगर तुम जी देखो ना, हबीब जैसा आदमी बाल काटने वाला दुनिया में फेमस हो गया, संजीव कपूर जैसा शेफ जो है वो आज फेमस हो गया इस फील्ड के अंदर। तो आप देख रहे हैं कि फील्ड कोई भी होने दो ना, यू बिकम द मास्टर इन दैट्स ऑल, यू प्रूव टू योरसेल्फ। लोग तुम्हें पैसा देना चाहते हैं वास्तव में। तो मैं भी आज मेरे भी क्लास में, वर्कशॉप में यूथ को यही कहता हूँ भाई कि दुनिया तुम्हें पैसा देना चाहती है, तुम्हारे में लेने का दम है क्या? मैं ऐसे पूछता हूँ। जी तो इसीलिए हर यूथ को अपने अंदर की स्किल को डेवलपमेंट भी करना चाहिए। और उससे फिर क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो है कोई ना कोई व्यक्ति जो है आपको लाइक करेगा। देखिए, मैंने जब मैं डॉक्टर बन के जब एक नर्सिंग होम में मैंने जॉब किया ना डॉक्टर के साथ, तो मैंने ये भावना के साथ काम किया कि मालिक को अपने काम से गुलाम बनाओ। मैं यूं बोलता हूँ, जी मैं कहता हूँ अपने काम से मालिक को ऐसा गुलाम बनाओ कि जी मालिक तुम्हें छोड़ने के लिए परेशान हो जाए। एब्सोल्युटली। आपका काम इतना अच्छा हो, इतना अच्छा इतना अच्छा हो कि नहीं कोई। तो हाँ, मैंने भी क्या किया, जब उनके डॉक्टर के साथ काम करता था ना उनके नर्सिंग होम में, अब रात को 2 बजे मरीज बुला रहे हैं, मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब आप सो जाओ, मैं जाता हूँ। डॉक्टर साहब को सामान लाना, डॉक्टर साहब आप बैठो मैं लेके आता हूँ। डॉक्टर साहब ये काम करना, डॉक्टर साहब मैं कीजिए, मैं कर लेता हूँ। तो धीरे 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 मैंने उनको आलसी कर दिया, मैं यूँ बोल जी सकता। तो अब आप जरा सोचो, जब मैं 1 साल के बाद जब मैं उनके पास से निकल रहा था ना, क्योंकि मैं तो ट्रेनिंग के लिए आया था और बाद में मेरा हॉस्पिटल खोलना था, ये मेरे दिमाग में था ही। लेकिन मैंने जब उनको कहा कि सर अब मैं अपना मुंबई जाके हॉस्पिटल खोलूँगा, ये सौराष्ट्र में था मैं उनके पास, तो वो क्या कहते हैं मालूम है? अरे शर्मा, प्लीज़ मैं तेरी सैलरी इतनी बढ़ा दूंगा, वो कर दूंगा। मैंने फिर भी नहीं मानी ना, तो फिर अंत में जाकर क्या बोला मैं, शर्मा 50% का पार्टनर बना दूं, बोल, लेकिन तू संभाल इस हॉस्पिटल को। क्योंकि उनको मालूम हो गया कि सारा हॉस्पिटल तो मैं ही हैंडल कर रहा हूँ। तो उनको लगा कि भाई मुझे तो बैठे बैठे 50% मिलेगा, ये अकेले ही संभाल लेगा, और लोग इसको पसंद भी करते हैं। जी तो आप अगर किसी फील्ड में जाकर अपनी वैल्यू स्टैब्लिश करते हो और तो अपने काम से, अपनी मेहनत से, तो कौन तुम्हें पैसा नहीं देना चाहता भाई? आज दुनिया में हर जगह आपने हर कंपनी में देखा होगा कि जो इस तरह के लोग आते हैं तो उनको कहीं ना कहीं से अपने आप जो है एक पुश मिल जाता है ऊपर चढ़ने का। इसमें आई थिंक जो आपने पहले बात की कि आपको अपनी अंदर की क्षमता, उसको सुनना पड़ेगा बस। कि अपनी आपकी एनर्जी आपको कहाँ लेके जा रही है, आपकी एनर्जी आपको क्या करना चाह रही है, आपको कौन सी किताब पढ़नी है, कहाँ पे आपका इंटरेस्ट है। और ये जो शोर होता है, नॉइज़ होती है जो हमें समाज से मिलता है। समाज से मिलती है कि पेरेंट्स ये बोल रहे हैं या फ्रेंड्स ये बोल रहे हैं या उसने ये पढ़ लिया तो मुझे ये करना चाहिए। तो अगर हम थोड़ी क्षण लेके, क्वाइट होके अंदर अपने आप सोचें कि हमारी एनर्जी क्या बोल रही है, कहाँ पे हमारी एनर्जी बढ़ रही है। सही बात। लेकिन हमें वो सीखना ज़रूरी है कि हमारी एनर्जी कहाँ पे हमें बढ़ावा अपने देगी। अपने स्वभाव में खिलने की हमारे यहाँ एजुकेशन में सुविधा लानी पड़ेगी आज नहीं तो कल। देखिए, लेकिन हमारा जो युवा है ना, वो 2-3 तरह से इस चीज़ों को जान सकता है। देखिए, पहली बात, हर युवा को पता होता है कि मेरी नेचुरल इंक्लिनेशन किसकी तरफ है, जी वो धीरे धीरे पता चलती है। देखिए, यूं तो बचपन में देखा जाए ना, एक्चुअल इंक्लिनेशन पता करने में बहुत दिक्कत क्यों आती मालूम है? क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस है। जी अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं बचपन में मैं क्या, लोग मुझे पूछते थे क्या बनना है? पायलट, मिलिट्री ऑफिसर, इंस्पेक्टर, क्योंकि वो ड्रेस अच्छा लगता था ना। एब्सोल्युटली। तो ऐसे, तो उस तरह की बातें करता था। तो या डॉक्टर, वो स्टेथोस्कोप देख के। तो एक्चुअल में रियलिटी तो वो बचपन की ओरिजिनल होती नहीं है, क्योंकि स्वभाव को पहचानने में बहुत समय भी लग जाता है जी कि हम किसके लिए डिजाइंड है।
तो क्योंकि अब चारों तरफ से एजुकेशन और कॉलेज और स्टडी इस तरह की है कि आपको ना रिकॉग्निशन करने में बहुत मुसीबत होती है। लेकिन आजकल है ना ऐसे सिस्टम आ गए हैं वैसे दिव्या जी कि हमारे यहाँ पर हम करते हैं कि एक एक हम लोग है ना लोगों की 10 फिंगरप्रिंट लेते हैं। देखिए जब आप पैदा हो जाते हो ना तो आपके 10 फिंगर में आपके पूरे जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं ना उसमें आपकी पूरी की पूरी ब्रेन हिस्ट्री, आपका टैलेंट, आपका सब कुछ उसमें आ चुका होता है। Okay. तो आप उस आजकल उसकी स्टडी भी बहुत अच्छी हो गई है, जी। आजकल उसके अंदर बहुत काम चल रहा है। तो आपको है ना बचपन से ही अगर बच्चा जब पैदा होता है ना तो आपको उसके बारे में पता चल जाता है कि ये बच्चा किसकी तरफ इंक्लाइंड है। ये क्योंकि हम करते हैं ना तो हमारे घर में जैसे 2 ग्रैंडसन हुए और हमारे घर में, तो हमने उनको बचपन में ही उनकी उंगलियां देख के पहचान लिया कि ये तो अब ये काम में जाने वाला है। अच्छा। हाँ, तो ये माँ बाप को भी तो पता होना चाहिए ना। एंड यू कैन डू दिस इवन एज अ 20-year-old, अगर जैसे मुझे अपना हाँ हाँ, करियर ऑप्शन देखिए वो तो चाहिए। आपकी तो फिंगरप्रिंट तो 70 80 जी 90 साल तक रहती है, वो तो जी कभी भी जान सकते हैं। तो फिंगरप्रिंट से ये पता चलता है कि आपके एक्चुअल ओरिजिनल टैलेंट क्या है। मतलब आपकी, अच्छा हाँ आपको हमेशा उसकी तरफ जाना चाहिए। आप बड़ी मैनेजमेंट वाली है, आप जी बड़ी इमोशनल कैरेक्टर है, आप म्यूजिशियन हैं, आप आर्टिस्टिक ज़्यादा हैं, बोलते हैं ना। तो ये जो रिकॉग्निशन होता है ना तो तो वो रिकॉग्निशन अगर बचपन से बच्चों को पता चल जाए ना स्कूल स्कूल से ही। देखिए पहली बात तो होती है कि आपको अपने खुद के स्वभाव को बताना नहीं पड़ता किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, क्योंकि लेकिन हमारी वो पहचाने में प्रॉब्लम आ रही है ना हमारे इन्फ्लुएंसेस के कारण। तो इसलिए फिर हमें ऐसे टेक्निकल चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है कि भाई चलो मेरी रियलिटी क्या है, ठीक है ना। बट दीज टेक्निक्स आर ब्यूटिफुल। अगर आप हाँ इफ यू कैन टेक अ फिंगरप्रिंट या एनालिसिस एंड वो आपको गाइड कर सके कि आपके क्या इंटरेस्ट हैं या क्या किस एरिया में आप एक्सेल करेंगे। इसकी 35-40 पेज की रिपोर्ट बनती है भाई, जबरदस्त। बड़ी मतलब उसमें पूरा आपका कच्चा चिट्टा दिमाग का, बोलते हैं ना, आपका ब्रेन पूरा उसमें अंदर आ जाता है। तो अब तो ये सब स्टडी आ चुकी हैं। तो अब ये बच्चों को लेकिन अब होता क्या है कि बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी भी है और कई कई लोग कर भी रहे हैं आज इंडिया में, ऐसी बात नहीं है। तो इस तरह की अगर इसलिए हर माँ बाप को जैसे बोलता है ना, पैदा होते ही बच्चे का मतलब 2 4 5 साल के बाद में उसकी फिंगरप्रिंट्स लेकर उसके बारे में जानकारी कर ली जाए, क्योंकि वो जो आया है वो उसके हाथों में है ना सब कुछ। तो एब्सोल्युटली। आप उसके हाथों से पहचान लो, वो ऑलरेडी बोलते हैं ना वो नक्शा लेकर आ गया बेचारा। तो उससे फिर क्या होगा, फिर आपको ना उसको थोपना नहीं पड़ेगा कि बेटा इसमें जा उसमें जा ऐसे जा ऐसे जा। देखिए लोग मुझे भी पूछते हैं कि भाई साहब आपका बेटा, रिकी हीलिंग फाउंडेशन आज हमारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जी वो बोलते हैं साहब आपकी ये चीज़ें कौन संभालेगा। जी मैं बोला मैं मेरा काम वो नहीं है। मेरा बच्चा जिस पर्पस के लिए आया वो उसी फील्ड में जाएगा, वो मेरा बेटा मेरा ये संभाल ले, मेरे पीछे कौन हैंडल करेगा। मैं बोला हैंडल तो उसको करना चाहिए जिसके अंदर इस साइंस में गहरी रुचि है। मैं उसको बोल के जाऊंगा भैया तू संभाल ले, मेरा उत्तराधिकारी। जैसे कोई मठ आश्रम होता है जी तो आश्रम में कोई उसके बेटे को थोड़ी आगे प्रमोट करते हैं। जी आश्रम में कोई शिष्य ऐसा निकलता है जो कि जो एक्चुअली उसमें एक्चुअल फील्ड में क्षमता बड़ा है। मास्टर बन रहा है, तो कहता है भैया तू हैंडल कर, तू ही संभाल सकता है इन लोगों को। तो उसको हैंडल करने देना चाहिए ना कि नहीं नहीं मैं तो फिर ऐसे नहीं नहीं मेरी बेटी को जाए सब कुछ। तो फिर तो वो एटीट्यूड मैं पसंद नहीं करता और वो भारत में होना भी नहीं चाहिए वैसे। कि जी आप ये बात बोल रहे हैं। अगर हार्वर्ड में अभी मैंने कोर्स किया था तो उन्होंने तो एक्चुअली स्टडी किया है कि जो कंपनीज आर हैंडल्ड बाय प्रोफेशनल सीईओज या मैनेजर्स उनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है हाँ वर्सेस जो ये फर्स्ट जनरेशन सेकंड हाँ जनरेशन जनरेशन। थर्ड जनरेशन, क्योंकि हम शायद थोपते हैं कि क्योंकि हमने ये किया था तब बच्चे भी वही फील्ड फॉलो देखिए करें। मैं मेरे भी देखिए हमारा एक वेल्थ एंड सक्सेस वर्कशॉप करते हैं हम लोग, उसके अंदर हम क्या बोलते हैं कि रिलेशंस एंड इमोशंस आर एनमी ऑफ ए बिजनेस। लवली, दैट इज सो ट्रू। बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को इन्वॉल्व कर लेना, बहुत ज़्यादा इमोशनल होके जी बिजनेस करना, जी तो ऐसे लोगों के ना बिजनेस में थोड़ी दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती है बाद में। जी जी। इसी बात पे फिंगरप्रिंट्स पे आपने बहुत काम किया, बहुत स्टडी किया है पास्ट लाइफ के ऊपर। आई थिंक दैट इज समथिंग जिसमें एक बहुत फैसिनेटिंग एरिया है। तो क्या हमारी लाइफ में पास्ट लाइफ का कितना फ़र्क होता है, वो कितना अफेक्ट करता है हमारे आज के बिहेवियर्स को? क्या हम इन बिहेवियर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं? और कैसे देखते हैं पास्ट लाइफ को, या कैसे ये रिग्रेशन की प्रोसेस चलती है? देखिए जैसे मैं पास्ट लाइफ में भी है ना
ये कभी मैं सोच के नहीं आया था इस फील्ड में। जी। एक्चुअली खोज करते करते समझो कि वो उस पाथ पे मैं चल पड़ा। और अब मैं क्या कहता हूँ मालूम है कि इस दुनिया में जो भी व्यक्ति आया है उसको एक बार पूर्व जन्म में जरूर जाना चाहिए। अच्छा। ये भगवान महावीर ने भी कहा, ये भगवान बुद्ध ने भी कहा। क्यों मालूम है? इसको कहते हैं जाति स्मरण। तो ये आप मेडिटेशन में जाके नहीं, मेडिटेशन, हाँ, इस एक प्रकार का मेडिटेशन ही होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि हम एक डीप रिलैक्सिंग स्टेट ऑफ माइंड में लेके जाते हैं, जिससे हमारी चेतना जो है बाहर निकल जाती है, ठीक है। जी। और एक बार बाहर निकल जाती है, सैटेलाइट की तरह हो जाती है। फिर वो कितने भी जन्मों में इधर या उधर जा सकती है। देखिए आप जब ऊपर आ जाते हो ना, फिर टाइम स्पेस गैप खत्म हो जाते हैं। जी। फिर 1000 साल पीछे जाओ कि 10,000 साल के 1,00,000 साल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एवरीथिंग इज हियर। समझे ना? फ्यूचर जाना तो भी इधर ही है, 100 साल बाद जाओ तो इधर है, 500 साल बाद जाओ तो भी इधर ही है। जी। तो मतलब इस संसार में और आगे भी जा सकते हैं। हर कितने भी आगे आगे भविष्य में भी जा सकते हैं, क्योंकि देखिए इतने हजारों जन्मों का हम जो जीवन जी चुके हैं, तो मतलब मैं यूं कहता हूं कि आपने हजारों जन्मों की इतनी बिल्डिंगें, ईंटें जमा कर दी है, तो उस ईंटों की परछाई तो बनी है ना भाई, डेफिनेटली। जी। तो परछाई का नाम है फ्यूचर। अब समझे ना? तो इसीलिए फ्यूचर इसलिए डिजाइंड है ऑलरेडी, वो आपका डिजाइंड है, क्योंकि आप ऑलरेडी इतने जन्मों से वो पर्टिकुलर डिजाइनिंग ऑफ ईंट की बिल्डिंग आप जी। बना चुके हो। जी। तो उसी ढंग की वो फ्यूचर टेढ़ी मेढ़ी अच्छी बुरी जो बनी सब बन गई है ऑलरेडी। इसलिए वो नजर आती है आपको कि आप आगे के 1 2 3 जन्म भी जा सकते हो फ्यूचर में भी। मैं लेके जाता हूँ फ्यूचर प्रोग्रेशन और पास्ट लाइफ रिग्रेशन। तो पूर्व जन्म में जाने से आपकी आंखें खुलती है और आप में नेचुरल एक परिवर्तन आता है। कैसे आता मालूम है? कि पहली बात तो आप जब पूर्व जन्म में जाते हो तो आप देखते हो कि मेरी 70 80 90 साल में डेथ हो गई, मैं मर गया, तो लोगों ने मुझे जलाया गाड़ा, तो फिर मेरी सोल, इस कलर की सोल मेरी बाहर निकली उसमें से, और फिर मैंने अगला जन्म ले लिया। तो अगला जन्म लिया तो अब मैं पहले पुरुष था, तो अब मैं स्त्री बन गया, और मेरी जात भी बदल गई। पहले मैं हिंदू था, अगले जन्म में मैं क्रिश्चियन हो गया एकदम, या मुसलमान हो गया। तो आपको लगेगा अरे बाप रे, मैं तो कभी मरा ही नहीं यार, मेरी तो पैकिंग बदलती रही। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाता है कि मेरी तो पैकिंग बदलती है, मैं तो कभी मरता ही नहीं हूँ, तो सबसे पहला काम क्या हुआ? आदमी का सबसे बड़ा डर क्या है? मृत्यु का ना। जी। मृत्यु का डर खत्म, क्योंकि आप देख लेते हो कि मेरी तो पैकिंग बदल रही है, मैं तो रहने वाला हूँ हमेशा। फर्क क्या पड़ा? इस जन्म में मैं शर्मा जी के नाम से आया, अगले जन्म में मैं जॉन बन जाऊंगा मैं, तो और मैं कहीं अमेरिका में काम कर रहा हूँगा। तो जब आप देखते हैं कि यार मेरी तो कहानी चलती रहती है, तो आपके मन में एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन आ जाता ऑटोमेटिकली, क्योंकि मृत्यु का डर समाप्त हो गया। जी। फिर जात पात का जो ऊंच नीच का जो भाव होता है ना, जी। वो आपका वो सारा एकदम धराशायी हो जाता है। क्यों? ईगो। और सब खत्म। हाँ, आपके तो मैं ब्राह्मण, मैं शूद्र, मैं राजपूत, मैं फलाना, मैं ढीकड़ा। क्या ढीकड़ा? तुम एक जन्म में तुम मुसलमान बन के ऐसे सलाम ऐसे दुआएं कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, एक में तुम हिंदू बन के आरती उतार रहे थे, अगले जन्म में जाके तुम यूं यूं करने लगे जीसस क्राइस्ट का। तो तुम वास्तव में हो कौन? किसके लिए तुम इतने अहंकार जी। कर रहे थे भाई? जी। तो ये जो धर्म का संप्रदाय का जो लेप है ना, जो सर पे चढ़ा हुआ था, वो सब खत्म हो जाता है, और स्त्री पुरुष का भेद भी समाप्त हो जाता है उसके अंदर से, क्योंकि उसको लगा कि यार मैं ही स्त्री के रूप में आया, मैं ही पुरुष के रूप में गया, इस तरह से। और सबसे बड़ी चीज जो पूर्व जन्म में जाने से पता चलती, वो क्या मालूम है? आपके आसपास आज जो भी घट रहा है, अच्छा बुरा, अच्छे लोग बुरे लोग, अच्छी परिस्थितियां बुरी परिस्थितियां, वो सब नियम के अनुसार घट रही है। यानी कि सबसे बड़ी बात क्या समझनी मालूम है? हर आदमी को ये समझना बड़ा जरूरी है कि भगवान को और यूनिवर्स को तुम्हारी जिंदगी को चलाने में रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है। वो कहता है तेरी जिंदगी, तेरा घर, तेरा मकान। तू 4 गुलाब के फूल रख, तू 500 गुलाब के फूल रख, तू कांटे ला के रख, तू गंदगी करके बैठ, तू सजा के बैठ, तेरी जिंदगी भैया, हमें नहीं मालूम। तो यहाँ पे समझना क्या मालूम है, आपकी अपनी किताब है, कहानी तुम्हारी, लेखनी तुम्हारी है। जो भी तुमने आज तुम जहां पर भी हो ना, उसके चुनाव तुमने किए हैं। अब वो अनकॉन्शियसली किए कि कॉन्शियसली, जी।
तो भाई उसके अनुसार एग्जैक्टली कानून के अनुसार रिजल्ट तुम्हारे सामने आ रहा है। तुम्हें अच्छी मदद करने वाले लोग मिल रहे हैं, अच्छा परिवार मिल रहा है, अच्छा हस्बैंड, अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे, अच्छे नौकर, अच्छे दोस्त, ये सब तकदीरों से मिलते हैं। इवन आपका पेट एनिमल्स भी मर गया ना पिछले जन्म में, आपके इस जन्म में आपका अच्छा नौकर बन के आ सकता है जो आपकी इतनी सेवा करेगा कि आप हैरान हो जाओगे। तो मतलब एक एक कर्म जो है ना हमारा, वो काउंट होता है, यूं समझ लें, ठीक है ना जी। और वो हमारे देखिए, वॉट एवर आई थॉट, वॉट एवर आई डिड, वो सबसे पहला संस्कार कहाँ पड़ा? मेरे अंदर ही तो पड़ा ना। हमारे अंदर एक सीसीटीवी कैमरा होता है जिसका नाम है चित्रगुप्त। बोलते हैं चित्रगुप्त के पास सारे अकाउंट होता है। जी। तो ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो सब एक एक चीज नोट कर रहा होता है। अभी मान लीजिए आपने किसी को गलत भाव से देखा, तो अब लोगों को नहीं मालूम कि आप गलत भाव से देख रहे हो, आप तो नॉर्मल अच्छे आदमी लग रहे हो, लेकिन आपके अचेतन मन को मालूम है कि आपने गलत भाव से देखा ना, संस्कार प्रिंट हो गए, लालच आ गया, पैसे, किसी के पैसे देखकर लालच आ गया कि मेरे को ये चाहिए या मैं चाहिए। गलत आपके सोच से ही आपने सोच कोई बाहर गई कि नहीं गई भाई, तुम्हारे अंदर तो सबसे पहले तेरे घर में पैदा हुई ना भाई, और संस्कार तेरे अंदर बने ना, वाइब्रेशन तेरे अंदर क्रिएट हो ना भाई, तो तेरे अंदर वो जाकर वो इम्प्रिंट हो चुका है ऑलरेडी। इसीलिए अब वो जब हिसाब किताब होगा ना पाप का, तो वो चित्रगुप्त सारा अकाउंट लेके बैठ के बता देगा, देख तूने उस दिन ऐसा सोचा था, तूने 4 बार लालच किया था, तूने 500 बार ये काम किया था, इस तरह से। तो इसलिए नोबडी इज योर रिकॉर्डर एक्सेप्ट योर ओन सेल्फ। तो इसलिए इस संसार में फिर यहाँ पे मैं फिर बताने जा रहा हूँ, फिर ध्यान की जरूरत क्या है। अगर आप होश में जियोगे तो फिर कॉन्शियस चॉइस करोगे, इसलिए यहाँ ध्यान की जरूरत है। और ध्यान करके अगर आपको कॉन्शियसनेस अवेलेबल नहीं हुई, आप साक्षी भाव में नहीं विकसित हो पाए, और आप पुरानी वही आदतें, प्रतिक्रियाएं ने, रोना धोना ने, दुखी होना ने, तनाव लेना, चिंता लेना, ये सब कर रहे हो, तो तुम खाली टाइम पास कर रहे हो। बस तुम खाली स्पिरिचुअलिटी का अहंकार सजा रहे हो कि मैं भी ध्यानी हूँ, मैं भी थोड़ा आध्यात्मिक हूँ, इससे मिलने वाला कुछ नहीं है उसको। और लोग ऐसे हैं, मैक्सिमम लोग ऐसे ही हैं। तो इसीलिए तो पूर्व जन्म में जाने से ना, एक बार जाने से ऐसी आंख खुलती है कि जिंदगी भर के लिए उसका पूरा 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा तो आप समझ जाओगे। मेरे पास एक बैंक की मैनेजर आई, उसके हस्बैंड के साथ डाइवर्स हो गया था, उसकी किडनी खराब हो गई थी, इसलिए वो उपचार ले रही थी। तो मैं नॉर्मल खान पान लाइफस्टाइल ठीक कर रहा था, बस मैं तो और कुछ सोचा ही नहीं उसके बारे में। एक दिन 8 महीने हो गए लेकिन उसकी किडनी ठीक नहीं हो रही थी, मतलब फिर बीमारी पड़ती जा रही थी। तो उसने कहा गुरुजी मेरा पास्ट लाइफ देखो ना, कोई कार्मिक बंधन तो नहीं है, ऐसे ही बोला। मैंने कहा चलो भाई पास्ट लाइफ कर लेते हैं। पास्ट लाइफ के तो पता चला कि उसका जो हस्बैंड था वो उसकी वाइफ थी, और ये बड़ा जमींदार के रूप में बड़ा अहंकारी था और बड़ा टॉर्चर करता था उसको। तो इस जन्म में आकर वो वापस जो है वो रिवर्स अब होने लगा कि वो हस्बैंड के साथ उसका जो मतलब जो थोड़ा सा बीच में डिस्टर्बेंस आने लगा। तो फिर वो समझ गई, जैसी वो लौट के आई ना, उसने कहा ओ माय गॉड, यानी कि सारी गड़बड़ तो मेरी तरफ से थी भाई, ये तो मेरे कर्मों का फल मैं आज भोग रही हूँ। तो उसने 8 दिन के अंदर जाकर केस वापस लिया, और जो कभी अहंकार बस झुक नहीं पा रही थी ना, क्योंकि अक्सर अहंकार बस हम झुक नहीं पाते हैं, उसने जाकर लिटरली हस्बैंड के पांव पकड़े, छुए और माफ़ी मांगी, क्योंकि उसको मालूम था ये मेरा पति नहीं, ये मेरी पत्नी है एक्चुअली, जिसको मैंने टॉर्चर किया था। और पांव पकड़ के फिर उसके गले मिलकर उसने उसकी अब वो इतनी उसके प्रति नम्र हो गई, जो अहंकार से थोड़ा उसके साथ व्यवहार करती थी वो नम्र हो गई। अब ऐसे तो तुम कितना ही उपदेश दो ना किसी को, तो नम्र हो जा, देख बेटा ऐसा मत कर, देख बेटा ऐसा मत कर, नहीं मानेगा आदमी। लेकिन पूर्व जन्म में जाने से 1 घंटे की पूर्व जन्म से ना उसकी आंख ऐसी खुली कि जिंदगी भर उसकी पूरी जो है यू टर्न हो गया, उसका पूरी जिंदगी उसकी। कि आपको क्या करना। और क्या इसमें जैसे आपकी पास्ट लाइफ में कोई इश्यूज थे, प्रॉब्लम्स थी, क्या फिर वो बिहेवियर्स भी करंट लाइफ में ट्रांसफॉर्म होते हैं? देखो क्या होता है सर्टेन। हाँ देखिए, आप जब देखते हो ना कि मैं पास्ट लाइफ में ये करता था, इसके कारण मुझे ये उसका दुख भुगतना पड़ रहा है, जी। तो फिर आपको देखिए, जिस दिन आपको पता चलता है ना कि ये कांटा है और ये मुझे घाव पैदा कर रहा है, तो फिर कोई कांटे को कब तक रखना चाहेगा? ऐसा होता है ना, कांटे को पहचाना जरूरी है। पूर्व जन्म में क्या होता है, कांटे को पहचान लेते हो कि इसके कारण घाव हुआ इस जन्म में,
जी तो वो मुझे अब आगे नहीं बढ़ाना है, क्योंकि कोई दुख को क्यों आगे बढ़ाना चाहेगा, ऐसा होता है ना। इसलिए पूर्व जन्म में जाने से आंखें खुलती है, हम अपने कार्मिक कनेक्शन रूट कॉज को पहचानते हैं। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए जैसे एक दूसरा एग्जांपल, एक सचिन करके, वो मेरा वीडियो भी है यूट्यूब पे, उसका उसका व्यक्ति का, वो पैसे कमाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, वो पैसा नहीं कमा पा रहा था। तो पता चला कि उसके अंदर आत्मा में ना कहीं है ना, ऐसे कुछ भी छोटा मोटा शॉर्टकट से पैसा आ जाए, ऐसा ना, ये भाव बहुत ज़्यादा था। जी तो पता चला कि वो पिछले जन्म में एक मज़ार के ऊपर एक कोई एक सेवक था, और वो जो पैसे आते थे ना, वो चुरा लेता था उसमें से। अब देखो ना, अब वो काम उस ज़माने में किया होगा, जी लेकिन इस जन्म में आकर भी उसका दिमाग वैसे ही चलता था कि शॉर्टकट से पैसा कहाँ से आ जाए। देखो अब, तो जैसे उसने जाना कि साला उसके चक्कर में इस जन्म में वही आदत मेरी वापस आ गई है, कंडीशनिंग तो है। मुझे वो नहीं करना है, नहीं तो मैं पैसा नहीं कमा पाऊंगा। तो उसका आंसर भी मैंने पास्ट लाइफ से पूछा कि व्हाट इज द आंसर रेमेडी, तो उसके पास्ट लाइफ से जवाब आया कि ही शुड डोनेट, ही शुड गिव, ही मस्ट सर्व द पीपल। उसके बाद उसने लोगों को है ना देना शुरू किया और सर्व करना शुरू किया, और आज वो इज ए मिलियनर नाउ। वाओ तो अब ये मिलियनर कैसे बन गया, मतलब बिजनेस में गया, सफल हो गया। क्यों? क्योंकि उसका माइंडसेट चेंज हो गया। अब ये माइंडसेट तुम कितने उपदेश दो, कोई चेंज करेगा? कभी नहीं मानता आदमी। आज आदमी किसी को हम उपदेश देते ना, शराब मत पी बेटा, ये लाइफस्टाइल मत जी, अरे बेटा झगड़ा मत कर बेटा, ये सब हम बोलते जरूर है, पर आदमी में बदलाव नहीं आता। जी पर जिस दिन अंदर उसके पास्ट लाइफ में जाकर देख के आ गया ना, उसके बाद वो जिंदगी में ऐसा बदलाव लेकर आएगा कि बस पूछो मत। ऐसे ही एक और व्यक्ति मेरे पास में आया, ऐसे बहुत हजारों कहानियां मेरे पास, तो कि वो, उसके 3 बहनें हैं, उसके माँ बाप ने सारी जायदाद बहनों को दे दी और उसको बिल्कुल नहीं दी, वो बेटा होते हुए भी। तो उसके लिए वो भाग के आया कि गुरुजी मेरे तकदीर में ऐसा क्या था भाई। तो पता चला ये कोई जमींदार था ये भी, और ये ना, ये बेटियां जो थी ना, सारी जो तीनों बहनें आई, ये सब किसान थी, इनकी जमीनें खा के बैठा हुआ था ये, मतलब ऐसे झूठ मूठ अंगूठा लगवा के जो करते थे ना एक जमाने में। तो अब उसके, वो ऑलरेडी खा चुका है उसकी जमीनें एक जमाने में। तो इस जमाने में देखो ना, वापिस जो उसके साथ में रिवर्स एक्शन आ रहा है, और वो दुखी हो रहा है, लेकिन आने के बाद वो कहता है गुरुजी बस मैं अब शांत हो गया, बस अब मेरे को कोई लड़ाई नहीं लड़नी, अब मेरी तकदीर में है तो मुझे मिल जाएगा, नहीं मिलना तो कोई बात नहीं, अब मैं अपने पैसे खुद अपने पैसों से, नमस्कार अपने पैसों से अपनी जिंदगी खड़ा करूंगा, बस ऐसे। तो अब वो भागदौड़ खत्म हो गई, जो बहनों के प्रति घृणा थी, वो था, वो जो माइंडसेट था, हम अपने आप को तनाव हाँ, में तनाव में लाना, मेरे माँ बाप ने ऐसा क्यों कर दिया, और वो सब क्वेश्चन ड्रॉप। देखिए पास्ट लाइफ में जाने का मतलब ही क्या मालूम है, सारे कंप्लेंट खत्म, सारे जजमेंट खत्म, सारे ब्लेमिंग गेम खत्म, और सारे क्वेश्चन खत्म, बस। ब्यूटीफुल। नेवर थॉट कि एक्चुअली इतना डीप है, बट हम यही सोचते हैं कि हम कर्म कर रहे हैं, एंड बट वी हैव टू रियलाइज कि हमारे हर थॉट, हर एक्शन का आज के दिन भी हमारा फर्क है। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन आर प्रेजेंट, बट इट्स ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन आर फ्यूचर, एंड आर current is also dependent on our past, and there are no shortcuts in life. यस, You know, there is no checkbox कि हम ये कर लेंगे तो इधर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। कहीं ना कहीं life will kind of catch up देखिए with आज you. मैं भी आज आपके सामने ये जो ऐसी ऐसी बातें कर रहा हूँ ना, जो भी है, चाहे ऊंची है कि नीची मुझे नहीं मालूम, तो मैं आज इस जन्म से नहीं कर रहा हूँ, मैं बताना चाहता हूँ, मैं कई जन्मों से इस तरह के क्षेत्र में काम करता रहा हूँ, और मैं खाली आई एम जस्ट एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ, दैट्स ऑल। आप मुझे छेड़ते हैं, उंगली करते हैं, मेरे अंदर से पता नहीं कहाँ से जवाब आने लग जाते हैं, ये समझ लो। No, I mean, beautiful. इसी में, I would love to get into this conversation on, आपकी life is you walk the talk. आप जो बोलते हैं आप वही follow करते हैं. You lead by example, whether that's eating right, whether that's living right, being vegan, मतलब जो आपके जो आपकी life है, and you're enjoying the benefits of that life, वो काम में, वो प्रोफेशनल लाइफ में. सो आई वुड लव टू एक्सप्लोर कि प्रोफेशनल लाइफ में ये कितनी इम्पोर्टेंट है, इज़ लीडिंग बाय एग्जाम्पल, कि जो हम कर रहे हैं अपने अंदर
कैसे उसमें डिसिप्लिन लेके आए, एंड हाउ विल दैट रिफ्लेक्ट ऑन प्रोफेशनल एक्सेलेंस? क्या होता है कि मैं आज नेचुरल हेल्थ फील्ड में मैं आया और एक आध्यात्मिक फील्ड में आया। जी। अगर मैं नेचुरल हेल्थ फील्ड में आकर मैं यूं कहूं कि मुझे ब्लड प्रेशर है, मुझे जॉइंट पेन है, मुझे मोटापा है, या मुझे मेरा सर दर्द होता है, तो फिर तो भैया उसमें जाकर फायदा क्या हुआ फिर? Absolutely. और फिर आध्यात्मिक क्षेत्र में जाऊं और मैं कहता हूं मेरे को तो बहुत चिंता है, मेरे को तो बड़ा तनाव है, मेरे को बड़ा डिप्रेशन है, मेरे को बड़ा गुस्सा आता है जी, तो फिर क्या का अध्यात्म भाई? तो आप अगर किसी फील्ड में जाते हो और उसका असर ही आपके जिंदगी में नहीं है, यू आर नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ दैट, तो फिर उस फील्ड में क्यों हो भाई? फिर आप तो नाटक कर रहे हो ना, आप तो झूठ हो इसका मतलब। जी। तो मेरा मतलब ये है कि यू लिव यूर सेल्फ, बी एन एग्जाम्पल टू अदर्स। आप तो फिर आपको लेक्चर देना नहीं पड़ेगा, आपके अंदर से आवाज उठ पड़ेगी। जब तुम किसी सत्य के दर्शन कर लेते हो ना, तो तुम्हारे मुंह से फूट पड़ता है। देखिए, सपोज आप एक अच्छी समझो किसी को डिटेल में समझाने की आपके अंदर ताकत नहीं है सब, जी। लेकिन आपने अगर एक एक्सीडेंट देखा और आप अगर आके मुझे बताती हैं, तो आप देखना आप पूरी डिटेल में बात करोगी, देखो उसने ना उस को ऐसे मारा, ऐसे किया, ऐसा किया, ऐसे बोलोगी ना। जी। तो क्या होता है, सिंस यू हैव एक्सपीरियंस ना, Really. इसीलिए आपको है ना बनाना नहीं पड़ता अपनी बातों को। तो आज मैं भी जो बातें बोलता हूँ ना अब यहाँ पे, मुझे कहीं से भी है ना बनाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो मेरा स्वाद है, मैंने जिया है उसको हर पल। इसलिए मैं उस छाती ठोक के बात कर सकता हूँ, और छाती ठोक के बात करना अगर किसी फील्ड में भी हो, तभी तो मजा है ना उस चीज का। तो इसलिए अगर मैं आज लोगों को जो भी मैं आज बातें कहता हूँ वो मैंने उसको प्रैक्टिकली जी के फिर बताया। अगर मैं लोगों को कहता हूँ आदमी की डाइट फ्रूट्स एंड नट्स है, आदमी की आहार न तो अनाज है, न दूध है, न दालें हैं, न नॉनवेज है, तो मैंने प्रैक्टिकली उसको एक्सपेरिमेंट किया है 20 साल हॉस्पिटल में। मैं खुद उस पर रहा हूँ, मेरे परिवार को रखा है, और उसका रिजल्ट जो आया वो मेरे लिए मिराक्युलस था। इसलिए मैं आज छाती ठोक के लोगों को बोलता हूँ कि भाई क्यों अन्न दालें और नॉनवेज और दूध दही पनीर नहीं खाना चाहिए? क्यों? वो तुम्हारा आहार है ही नहीं। जी। यूं तो वो मैंने खोज की। वो देखिए खोज कैसे की, एक कॉमन सेंस से किसी को पूछो कि देखो हर प्राणी में अपना इंस्टिंक्ट होती ना खाना पहचानने की। मैं तुम्हारे सामने कच्चा एक मांस ला के रखूं, क्या आत्मा गदगद होती है क्या देख के? कच्चा अंडे देख के क्या मुंह में लाट टपकती है क्या? कच्चे अनाज के दाने, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मिलेट देख के तुम्हारे मुंह में बड़ी लाट टपकती है क्या? तुम कहोगे नहीं जी। तो मैं कहता हूँ लेकिन केला, चीकू, पपीता, आम देख कर मुंह में पानी आता है ना। तुमको लगता है ना कि हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, एक स्वाभाविक आकर्षण लगता है ना, जी। है ना? जी। तो आप जरा सोचो कि जिस अनाज को तुम कच्चा खा नहीं सकते, मैं कहता हूँ उबाल के देता हूँ, चलो खा लो, तो उबला हुआ भी नहीं खाओगे, तुम कहोगे नमक, चीनी, घी, चीनी, अचार, चटनी, प्याज कुछ तो मिल जाए। जी। इतनी डिपेंडेंसी। जी। तो आप जरा सोचो कि कि एक अनाज को खाने के लिए कितने नखरे करने पड़ते हैं, आज मॉडिफाई करना पड़ता है, उसको कुक करना पड़ता है। लेकिन आज केला, आम, चीकू, अखरोट, बादाम खाने के लिए कुछ नहीं सोचना पड़ता ना। तो जब किसी भी प्राणी का आहार किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, जिसको प्रोसेसिंग करने की झंझट नहीं है, हम तो खैर ह्यूमन बींग है, बुद्धि वाले, इसलिए प्रोसेसिंग कर रहे हैं, लेकिन उसका नुकसान भी उठा रहे हैं ना। फिर बीमारियां कमा ली हमने। तो हमने मेरे सामने क्वेश्चन क्या मालूम है, वाई डिजीज? तो मैंने देखा डिजीज कुछ नहीं है, कमानी पड़ती है बीमारी, बड़ी मेहनत से कमानी पड़ती है। तो ये सब गलत खान पान करके, तो मैंने कहा हम तो नहीं कमाएंगे जी। तो हमने है ना बीमारी कमानी बंद कर दी। हमने कुक फूड ऑलमोस्ट थोड़ा कमजोर कर दिया, कम कर दिया, और हमने नेचुरल फूड ज़्यादा अडॉप्ट कर लिया, फ्रूट्स, नट्स, स्प्राउट्स, सलाद ज़्यादा कर दिया, और उस पर रह रहे हैं 45 साल से। इसलिए शरीर बोलते ही नहीं, यानी कि मेरे पास शरीर है ना, ये मुझे पता ही नहीं चलता क्या शरीर है कि नहीं मेरे पास। स्वास्थ्य का मतलब क्या? स्व में स्थिर हो जाना। स्वास्थ्य का असली मीनिंग है स्व में स्थिर हो जाना। तो मैं स्व में स्थिर हो गया, मुझे शरीर का पता नहीं चलता। और क्योंकि ना पेट दुखता है, ना सर दुखता है, ना थकावट होती है, कुछ होता ही नहीं। टाइम से अपने आप नींद आती है, अपने आप मोचन होता है, अपने आप भूख लगती है, सब कुछ अपने आप चले जा रहा है भाई। बट एनके जी, अगर हम कुक्ड फूड की बात करें, आई मीन जो साइंटिस्ट बोलते हैं कि जैसे कुक्ड फूड आप खाने को कुक करते हैं, पहले हम हंटर्स गैदरर्स थे, लेकिन आप खाने को कुक करते हैं तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाते हैं, और वो न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाते हैं तो आपकी ब्रेन की कैपेसिटी
और उससे आपकी पावर, मेंटल पावर बढ़ती है. So one of the mindsets and the thought process is कि cooked food has actually helped humans become more intelligent or more smarter. आपका क्या मानना है उसके बारे में? देखिए, हमें है ना कभी भी किसी साइंटिस्ट की और डॉक्टर की बातें माननी ही नहीं चाहिए. मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको. क्यों मालूम है? इनके पास कई बार कॉमन सेंस कम होती है. एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, सॉरी टू से लाइक दैट. देखिए, मैं आपके सामने एक पालक का पत्ता लेके आता हूँ, जी. ठीक है? ताजा कुरमुरा पत्ता है. मैं कहूँगा खा सकती हो? हाँ जी, खा लूंगी. अब मैं उस पालक के पत्ते को एक गर्म पानी के अंदर डालता हूँ, उबलते हुए गर्म पानी में डालता हूँ और 2 मिनट रखता हूँ. तो 2 मिनट रखने के बाद में वो पालक का पत्ता ना सिकुड़ के एकदम मुर्दा सा हो जाएगा, ऐसे ढीला एकदम, मालूम हो जाएगा. अब मैं कहता हूँ खाओ इसको. तो नहीं नहीं, ऐसे कैसे खाऊं? तो मैंने नहीं, खाना तो पड़ेगा. तो बोले थोड़ा प्याज टमाटर नींबू अचार कुछ थोड़ा डाल दूं इसमें, मसाला जरा, तो मैं खा लूंगी. तो किसने कहा न्यूट्रिशन बढ़ता है? कुक करते ही सबसे पहले तो पालक का विटामिन सी सारा उड़ गया, पहली बात, मैक्सिमम. फिर उसके एंजाइम्स डेड हो गए, क्योंकि अब उसमें लाइफ नहीं रही. जी. फिर उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होकर केमिकली चेंज हो गए. समझे ना? होता क्या है, सिर्फ 2 चीज उसमें चेंज, कुकिंग से सिर्फ 2 ही चीज में मिलती है. वो क्या मालूम है? फाइबर सॉफ्ट होना और स्टार्च का ग्लूकोज पे कन्वर्शन होना. ये 2 चीज के अलावा कुकिंग का कोई बेनिफिट नहीं मिलता. न्यूट्रिशन पे. न्यूट्रिशन, कुकिंग करने से न्यूट्रिशन बढ़ता नहीं बल्कि मैक्सिमम न्यूट्रिशन लॉस होता है. अभी एग्जांपल दे रहा हूं. आप सेब गाजर घर में लाते हो, 8 दिन तक रखते हो ना. पकाने के बाद कितनी देर रखोगे? 8-10 घंटे, 1 दिन. तो आप जरा सोचो, जो सेब गाजर 8 दिन तक रहने लायक थी वो 8 दिन के रह गई पकाते ही. तो लाइफ चली गई, एनर्जी लो हो गई. तो लो एनर्जी फूड है वो. देखिए, कुक फूड से हम सरवाइव करते हैं, जी. समझे ना, लेकिन हम जिंदे रहते हैं, लेकिन बीमारियों के साथ, डेफिशिएंसी के साथ. रॉ फूड से कभी डेफिशिएंसी नहीं होगी, क्योंकि वो टोटल फूड है. इसलिए मैं ये नहीं कहता, देखो, लेकिन अल्टीमेटली फिर भी मैं यूं कहना चाहूंगा कि कुक फूड को छोड़ो मत. क्यों मालूम है? अब वो 10,000 साल से हमारी हैबिट बन चुकी है और वो हम उसमें बहुत वैरायटी बना चुके हैं. तो मैं कहता हूँ मिनिमम कुक फूड एंड मैक्सिमम रॉ फूड. फिर मैं यूं कहता हूँ, क्यों, कारण क्या है? एंजॉय बोथ द वर्ल्ड. देखिए, मैं खुद भी ऐसा जीता हूँ, सच्ची बता रहा हूँ. मतलब मैं दिन भर है ना अनाज नहीं खाता, मेरी वो आदत है. मतलब मैं दिन भर फ्रूट नट्स पे रहता हूँ. फिर रात को घर जाके ना सलाद खा के फिर थोड़ा कुछ भी कभी इडली, कभी डोसा, कभी उपमा, कभी पोहा, कभी ढोकला, या कभी कोई खिचड़ी दलिया रोटी सब्जी एक बार खा लेता हूँ. क्यों? थोड़ा कुक फूड इसलिए रखता हूँ क्योंकि अब समाज में जीना है, हर जगह जाएंगे तो वो आदत नहीं रहने से, मसाले की आदत, नमक की आदत, फिर वो खाना पड़ता है कई जगहों पे, सुना भाई ये डिनर थोड़ा सा उसको. तो हैबिट भी रखनी पड़ती है खाने की. अगर मैं देखिए, अगर आप ज़्यादा शुद्ध हवा के आदी हो जाओगे ना तो फिर आप शहर में आ नहीं पाओगे. एब्सोल्युटली. और अगर आप हर वक्त गलीचे पे चलते रहोगे ना तो आप फिर मट्टी के और पत्थर के मज़ा ले नहीं पाओगे. तो इसलिए मैं कहता हूँ ज़िंदगी है ना एक क्या बोलते हैं, मिडिल पाथ की तरह जीना चाहिए. एक्सट्रीमिज्म इज ऑलवेज ट्रबलसम. ज़्यादा एक्सट्रीम में जीना है ना बहुत दुखदाई होता है. तो मैं जरूर डेफिनेटली लोगों को राय देता हूँ कि भाई मैक्सिमम रॉ फूड अपनाओ, पर मैं उनको कुक फूड खाने से मना नहीं करता. क्यों? क्योंकि वो हैबिट हो चुकी है. ठीक है, अब 80% भी कुक फूड ना रॉ फूड खा रहे हैं ना, उससे भी बॉडी की डेफिशिएंसी तो नहीं क्रिएट होगी कम से कम. That's beautiful, and I'd love to talk more about eating habits. And कि जैसे आप, I feel कि जैसे आप काम के बारे में बात कर रहे थे, और इसमें आई थिंक हम लोग एक कंडीशनड है खाने के लिए कि अब ना ब्रेकफास्ट खाना है, लंच खाना है, इवनिंग में खाना है, डिनर में खाना है, एंटरटेनमेंट हमारा खाना है कि चलो बट फ्रेंड्स को मिलना है, चलो डिनर पे मिलते हैं, कॉफ़ी पे मिलते हैं, और कि अच्छा टीवी देखते देखते खाना खाते हैं. तो हम बॉडी को नहीं सुनते हैं, लेकिन एक खाना एक आदत हो गई है. तो ये खाने की आदत क्या होनी चाहिए, उसको कैसे मैनेज करें, कैसे अपनी बॉडी को सुने? देखिए, पहली बात तो क्या है कि एक सिंपल सी बात हर आदमी को समझना क्या मालूम है कि आप यू लिसन टू योर बॉडी लैंग्वेज, जो आपको हमेशा गाइड करती है. न किसी साइंटिस्ट की सुनो, न किसी डॉक्टर की सुनो, न किसी किताबों की, न किसी यूट्यूबर की. अपनी
शरीर की सुनो, क्योंकि वो तुम्हें हर पल गाइड करता है। और शरीर के कोई खाने पीने के नियम नहीं होते, बता दूं मैं से आपको। शरीर कहता है भूख लगे जब मैं मांगू तो देना, वरना डालना मत, क्योंकि नहीं भूख का मतलब है नो जूसस, मैं सड़ा के छोड़ दूंगा। तो हम कहते हैं नहीं जी, ये तो ब्रेकफास्ट टाइम है, लंच टाइम है, डिनर टाइम है, पार्टी में आ गया हूँ, नहीं तो बेकार चला जाएगा, खा ही लूँ, सब फोर्स कर रहे हैं। तो मतलब आपका जो खाना है ना, वो अगर टाइमली और साइकोलॉजिकल है तो समझो आपके पेट में सड़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी ने मांगा नहीं और आपने दे दिया। जी। तो पहली बात तो आप सबसे बड़ा जो अधर्म कर रहे हो ना, जो अहिंसा कर रहे हो, वो यहीं से शुरुआत कर रहे हो आप। तो इसलिए लिसन टू योर बॉडी। जब तक बॉडी पानी ना मांगे पानी मत पियो, और जब तक बॉडी खाना ना मांगे खाना मत दो। और एक बार मांगे, दो बार मांगे, तीन बार मांगे, चार बार मांगे, भाई बच्चा ज़्यादा देर मांगे, ज़्यादा बार मांगेगा। अब जवान थोड़ा 50-60 साल वाला तो कम मांगना शुरू करेगा। तो भैया अपनी बॉडी के पीछे चलो ना। आप डिसाइड क्यों करते हो कि इतना तो खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट तो लेना चाहिए, लंच तो करना चाहिए, डिनर तो करना चाहिए। पहले क्या होता मालूम है, आदमी को भूख लगती थी, फिर खाना खोजने निकलता था। जी। पक्षियों को भी भूख लगती है, फिर खाना ढूंढने निकलता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ गई कि अब हम सब स्टोर करने लग गए ना, तो इसलिए घर में सब कुछ अवेलेबल होता है। तो तो सब भूख लगी कुछ। हो नहीं लगी हो, सोचते हैं कुछ तो खा ही लें। खाना एक्चुअली क्या साइकोलॉजी हो गया है। जी। लोगों को लगता है कुछ तो खाएं, सब जी। लोग खा रहे हैं और मैं क्यों बैठा हुआ हूँ। जी, ये तो ठीक बात नहीं, हैबिट हो गई है। हैबिट हो गई। बट वही तो, लाइक हम चेक बॉक्स, डाइट होती है तो हम वो चेक बॉक्स में डाल देते हैं कि मैंने तो डाइटिशियन में मैंने सब कुछ फॉलो किया है, लेकिन मेरा वेट अभी भी है, मेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स अभी भी हो रही है, मुझे टायर्डनेस हो रही है, मेरे पास एनर्जी नहीं है। लेकिन हमें लगता है हमने चेक बॉक्स तो पूरा फॉलो किया था, तो रिजल्ट क्यों नहीं आया हमारे पास? नहीं, वो कभी भी नहीं आएगा। देखिए क्या होता है, ये तो एक लड़ाई है। मैं लोगों को क्या कहता हूँ, मैं जीवन को इतना डाइटिंग के साथ मत जोड़ो, राइट ईटिंग के साथ जोड़ो। सही खाओगे वजन कभी नहीं बढ़ेगा। तुम रॉ फूड है ना 50 किलो रोज खा लो, तुम 1 किलो बादाम खा लो, डायरिया हो जाएगा, लेकिन वजन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि नेचुरल फूड कभी वजन नहीं बढ़ाता। तो आप अपना सही आहार खाओ ना भैया, कभी तुम्हारा वेट क्यों बढ़ेगा। हम तो अभी वेट की चिंता ही नहीं करते। मैं बोला मेरा शरीर जाने कितना वेट रखना है, मैं क्यों सोचूं भैया कितना वेट रखना है। तो अपने आप बॉडी वे मेंटेन किए जा रही है। तो कहने का मतलब है कि अ, आप सही खाना खाओ, जितने सारे प्राणियों के जैसे शरीर अपनी जगह सुडोल अच्छे बने हुए हैं ना, तुम्हारा भी शरीर नेचुरल वे में लाके वहाँ पे छोड़ देगा अपने आप। बस उतना ही, पर भूख से खाओ और अपना खाना खाओ जो तुम्हारे लिए डिजाइंड है, जो तुम्हारी इंस्टिंक्ट तुम्हें आकर्षित करती है, बगैर नमक चीनी घी तेल मसाले के। सिंपल। ब्यूटीफुल। ये आपने किताब लिखी है ऑन मिल्क, एक दूध, एंड स्पेशली फॉर वेजिटेरियंस, तो मिल्क तो इज़ अ स्टेपल पार्ट ऑफ योर डाइट, राइट? मम्मी बोलती है बेटा दूध पिया क्या। एज वेजिटेरियंस हमें बोलते हैं कि अच्छा खाने में दही तो होना ही चाहिए, अच्छा तुम प्रोटीन है, मुझे तो ये बहुत ही सुनने को मिलता है, दिव्या तुम इतनी एक्सरसाइज करते हो, तुम चिकन और फिश नहीं खा सकते हो, तो अपनी मील में पनीर डालो और टोफू डालो। एंड आई थिंक आपकी बुक इज़ अ रेवलेशन on how milk is something that is extremely harmful for our body. And what, मतलब ये एक मिल्क इंडस्ट्री या डेयरी इंडस्ट्री की फॉर्मेशन है, व्हाट इज़ योर व्यूज देखिए ऑन बहुत दैट? बड़ा सब्जेक्ट है दिव्या जी। मैं थोड़ा संक्षिप्त में बता देता हूँ, क्योंकि ये सब सब्जेक्ट ऐसे हैं कि मैं 1-1 घंटे 2-2 घंटे बोल सकता हूँ हर एक सब्जेक्ट पे। लेकिन फिलहाल एक ब्रीफ में बता रहा हूँ आपको मैं। देखिए सबसे पहली बात, हर आदमी को क्या समझनी मालूम है, दूध का मतलब दांत नहीं आने तक परमात्मा की व्यवस्था। दांत आए दूध गायब। फिर कोई संसार का प्राणी पलट के दूध नहीं पीता, क्योंकि दांत आने का मतलब है नो गुड फॉर सॉलिड फूड, जी। क्योंकि अब चबाने लायक तुम्हारे दांत आ गए, अब लिक्विड की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग जो है गाय का वो लिक्विड जो है वो क्यों कंटिन्यू करना चाहते हैं, ये एक बड़ी सोचने की बात है। ठीक है, अच्छा। और 4,500 दुधारू प्राणी हैं, हर एक का अपना अपना दूध उस हिसाब से बना हुआ है कि जिससे उसके बच्चे की ग्रोथ कैसे होगी। अब देखिए गाय का बछड़ा 2 साल में जाकर 1,500-2,000 पाउंड का बन जाता है। आदमी का बच्चा 8-10 पाउंड का पैदा होता है, 20 साल में जाकर 125-150 पाउंड का बनता है। हमारी मैच्योरिटी उसकी मैच्योरिटी में कितना बड़ा अंतर है, समझे ना। तो उसमें जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं ना गाय के अंदर के, वो हमारी बॉडी में जाकर कुछ चुप तो नहीं बैठेंगे ना, हमारी पूरी बॉडी के हार्मोनल सिस्टम को मतलब बोलते हैं ना डिस्टर्ब कर देते जबरदस्त।
फिर दूध में बलगम है, यानी कि कैसिन जो प्रोटीन होता है जी। वो स्टिकी प्रोटीन होता है, जिसको कहते हैं ग्लूई लाइक मैटर, यानी कि लकड़ी चिपक जाए ऐसा ग्लूई लाइक मैटर होता है वो। तो वो बलगम आप वो गाय के बछड़े के 4 पेट होते हैं उसके पचाने के लिए, हमारे लिए तो नहीं भैया। और फिर बचपन के बाद में हमारा जो रेनिन जो है ख़त्म हो जाता है जूस, और बाद में दूध की पाचन कमज़ोर होने लग जाती है, जिसे लैक्टोज इंटॉलरेंस भी कहते हैं। तो फिर बचपन के बाद में किसी प्राणी के दूध की ग्रंथियाँ है ना फिर रहती भी नहीं है, सच्ची बात है, ये जी। कॉमन सी बात है, जी। ठीक है। तो अब हर प्राणी का दूध अपने अपने बच्चे के लिए, बकरी का बकरी के लिए, गधी का गधी के लिए, कुतिया कुतिया के लिए। तो आप ऐसे बोल सकते हो क्या, कुतिया का दूध गधी के लिए बहुत अच्छा होता है, गधी का दूध ऊंट को पीना चाहिए, ऊंट का दूध शेर को पीना चाहिए। अरे जानवर का दूध जानवर को ही नहीं सूट करेगा, तुमको क्यों सूट करेगा भाई? और कोई भी जानवर क्या दूध तुम्हारे लिए देती है क्या, कि तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाए जी बस किसी तरह? जी। तो भाई हमारा गाय के भैंस के दूध के साथ रत्ती भर भी रिलेशन नहीं है। ये ठीक है, जिंदा रहने के लिए हमने, सर्वाइवल के लिए हमने गाँवों में पाला, अपने बच्चों को जिंदा रखा, वो ठीक है, वो जरूरी भी था। लेकिन भाई उस समय मजबूरी थी। सॉरी, थोड़ा पानी पी लूं। हाँ जी, प्लीज। सॉरी। तो गाँव में लोगों ने बड़ी गाय बकरियां भेड़ वगैरह सब ऊँट वूँट सब पाले, सबका दूध पिया। पर अब भैया सब अवेलेबल है, अब क्या, अब क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? और बचपन के बाद, दांत आने के बाद तुम अपना खाना खाओ ना, समझे ना। और फिर लोग कहते हैं भाई वेजिटेरियन आदमी, कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? अरे तुम ये विश्वास करते हो कि हाथी घास खाएगा तो चर्बी बना देगा, गन्ना खाएगा तो चर्बी बना देगा, ऊंट पत्ते खाएगा तो लंबा हो जाएगा, लेकिन हम लंबे नहीं होंगे जी। हमारे को दूध चाहिए, प्रोटीन फिर चाहिए, प्रोटीन जी ये चाहिए। सब भूत डॉक्टरों ने डाला है आपके अंदर, जी। वेस्टर्न कंट्री ने डाला है, क्योंकि वो नॉन वेजिटेरियन कंट्री इसलिए है। तो अब आपको सवाल क्या होता है कि कैल्शियम की कोई कमी नहीं ध्यान रखना बॉडी में। जब गाय का बछड़ा 2 साल के बाद माँ का दूध जिंदगी भर पलट के नहीं पीता, डेढ़ महीने के बाद दूध छोड़ देता है, फिर जिंदगी भर दूध पलट के कभी देखता भी नहीं, तो उसको 2000 पाउंड बनने वाले को ज्यादा कैल्शियम चाहिए कि तुम्हारे को ज्यादा कैल्शियम चाहिए भाई? जब उसको जरूरत नहीं है तो तुम्हारी जरूरत कहाँ से हो गई? सोचने की बात नहीं है। एब्सोल्युटली। और तो हमारे बॉडी में कैल्शियम जो है वो कम नहीं है, हमने लुटेरे इतने जोड़ दिए कि जो कैल्शियम खा जाते हैं। अब जितना ज़्यादा अन्न दाल खाओगे, नॉनवेज खाओगे, चीनी खाओगे, स्ट्रेस लोगे, डिप्रेशन में जाओगे, तो आपका जो कैल्शियम है ना वो बफर की तरह यूज हो जाता है, यानी कि न्यूट्रलाइज करने में यूज हो जाता है, और बॉडी को कम मिलता है, समझे ना आप? तो इसीलिए अगर आप इन कारणों को बंद कर दो तो कैल्शियम ही कैल्शियम है, हर चीज में कैल्शियम है भाई। तुम एक पालक का पत्ता खाओ तो कैल्शियम, केले में कैल्शियम, अंजीर में कैल्शियम, संतरा में कैल्शियम, किसमें? ये तो पहली बात तो ये तो भाषा ही गलत है, किसमें कैल्शियम है, विटामिन बी किसमें है, उसमें फलाना ये मिनरल किसमें। ये तुम अगर इसमें उलझ गए ना, जिसको पागल कर देंगे लोग, तुम्हें डॉक्टर बता रहा हूं मैं, ऐसे साइंस में कभी मत उलझो। जैसे बंदर को नहीं मालूम ना कि मैग्नीशियम किसमें है ना सिलिकॉन किसमें है, उस तरह तुम भी है ना पागलपन मत करो। तुम्हारा जो इंस्टिंक्ट कहते हैं ना, चुपचाप खा लो। अब पानी पीने से पहले ऐसे बोलोगे इसमें हाइड्रोजन है क्या भैया, ऐसे करके पूछिए, पियोगे तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। तो इसीलिए चुपचाप जो केला खाने के लिए कुछ सोचना पड़ता है क्या, भाई साहब केले में कुछ है क्या, क्या क्या जरा बताओ तो मैं खाऊंगा इसको। अरे भाई तुम्हें अच्छा लग रहा है खाओ ना। तो कहने का मतलब है कि तुम जो खाते हो बॉडी कैल्शियम अपने आप बना भी लेती है और सबसे मिल जाता है, हमें कभी कैल्शियम की प्रॉब्लम नहीं आती। किसी जानवर की हड्डियां ना नहीं टूटती आदमी के अलावा। आई एग्री एंड आई थिंक अपनी बॉडी, जैसे आपने बिगनिंग से बोला, अपनी एनर्जी को समझो, अपनी बॉडी को समझो, और उसी से समझो कि आपको क्या करना चाहिए वर्सेस प्रमोशन एंड जो सब लोग बोल रहे हैं। फॉर द यंग पीपल जो काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स हैं, अपनी काम में लगे हुए हैं, कॉलेज जा रहे हैं, अपनी जॉब्स कर रहे हैं, फर्स्ट जॉब, सेकंड जॉब्स, क्या वो 3 या 4 प्रैक्टिसेस हैं, हेल्थ हैबिट्स हैं जो हम इनकलकेट कर सकते हैं कल से, कि दिव्या ये आप 5 चीज़ें अपनी लाइफ में इनकलकेट करो,
इस कॉन्वर्सेशन देखिए, को सुनने में? हाँ, पहली बात, हर यूथ को जो है ना, एक ही चीज़ सबसे पहले क्या सीखनी मालूम है, मुझे हैबिचुअल खाना नहीं खाना है, मुझे सच्ची भूख लगे तो खाना खाऊंगा, पहली बात। फिर कॉम्बिनेशन सिंपल करो, बहुत वैरायटी खाने से खाना पेट में चढ़ता है और उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। एक बात हर यूथ को समझ आना चाहिए कि उसके, देखिए, मजदूर तो मेहनत करता है, जी लेकिन मैक्सिमम लोग बैठा हुआ जीवन जी रहे हैं और मेंटल काम कर रहे हैं। जी तो उनको क्या करना चाहिए मालूम है, एक मेजर मील दिन में कोई भी ले लो, जो अनाज दाल वाली बता रहा हूँ, जी चाहे लंच में चाहे डिनर में। बाकी समय जो भूख लगती है ना, उसको फ्रूट से भरो, जो सीजनल फ्रूट्स है, सस्ते फ्रूट्स है, महंगे फ्रूट्स खाने की जरूरत नहीं है। स्प्राउट्स बड़े बड़े 1 इंच लंबे बनाकर उसमें प्याज टमाटर डाल के टेस्टी बना के खाओ। नट्स खाओ, कोकोनट खाओ, मूंगफली खाओ, और ताकत है तो काजू बादाम भी खा लो, मान लो तो नट खा लो या नट मिल्क पी लो, जो भी करना है कर लो, उसके शेक भी बन जाते हैं नट जी मिल्क के, जी इस तरह से कर सकते हैं। और और घर में जो खाना खाते हैं ना आप, जो मेजर मील जो लोगे, उसमें एक आदत डाल दो कि सलाद खाए बिना खाना नहीं खाएंगे, और सलाद एक डोंगा भर के, एक बाउल भर के खाना है, वो 2 टुकड़े काकड़ी 2 टुकड़े टमाटर ऐसे नहीं खाना है, जो जनरली लोग ऐसे ही करते हैं, बस उतना ही। तो देखिए, सिंपल सी बात यह है कि एक बार फल जोड़ दो खाने में, 3 मील तो खाते हैं ना, तो जी 1 मील तो फल खा लो भाई कम से कम। जी और खाना सलाद खाए बिना कभी नहीं खाऊंगा, ठीक है ना। और जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्रोटीन है मेवे, यानी कि नट्स एंड सीड्स एंड स्प्राउट्स, जो नॉन टॉक्सिक है और बॉडी को पूरा का पूरा प्रोटीन सप्लाई करते हैं। तो इसीलिए कभी डरने की जरूरत नहीं है, भगवान ने तुम्हारे लिए सब कुछ, तुम्हें पैदा करने से पहले तुम सब कुछ पैदा किया है। डर ऐसे डर डर के जीने की कोई जरूरत नहीं है, डॉक्टरों के बातों को मानने की जरूरत नहीं है कि कैल्शियम कहाँ से मिलेगा ना प्रोटीन कहाँ से मिलेगा। यू हैव एवरीथिंग इन योर डाइट। Beautiful. So live simple, listen to your body, लिसन टू योर बॉडी, and be clean. बस इस तरह से Right. करें। और बाकी एक बात है कि देखिए, आज के ज़माने में ना बॉडी का मूवमेंट नहीं है ना, तो खाने की जरूरत, बहुत कैलोरी बहुत कम कंजप्शन हो रही है। तो इसलिए 1 घंटा अगर अच्छा खाना खाने का शौक है ना, तो फिर 1-2 घंटे एक्सरसाइज डेली करो, तो अच्छा खाना खा पाओगे। नहीं जी तो फिर आपको अच्छा खाना खाने के आप हकदार नहीं हो। जी एब्सोल्युटली। हम जो ये स्टेप्स हैं, बट एक्चुअली मूवमेंट अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस करें बिल्कुल बिल्कुल ताकि बिल्कुल बिल्कुल। एक हाँ, ठीक है, हाँ, हाँ, we can हाँ, wrap क्लोज it अप up. कर देते हैं क्योंकि काफ़ी हो गया Yeah, मुझसे। guys. हाँ, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ये इतनी अमेजिंग कॉन्वर्सेशन रही है, फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द एनर्जी फॉर्स फ्रॉम द यूनिवर्सल एनर्जी, कि वी आर गॉड आवरसेल्व्स, टू हाउ दिस एनर्जी कैन हील अस, क्योर अस, एंड कैसे हम एनर्जी को डायरेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने में एंड बीइंग हेल्दी। इट इज़ बीन एन एब्सोल्यूट प्लेजर। थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत अच्छी बात है दिव्या जी। मुझे भी खुशी है आपका चैनल जो है खूब लोगों तक पहुँचे, और अच्छे अच्छे जो हैं लोग आपके पास आएँ, और आप खूब आगे बढ़ें। मेरी बहुत शुभकामना आपके लिए। थैंक यू सो मच।